थिंक टैंक का भारत के ऊपर कितना प्रभाव है? लोग सेकंड्स में सब कुछ जानना चाहते हैं। मुझे लगता है संविधान की इंटरप्रिटेशन नहीं किया। हुँ, संविधान तो वहीं बैठा हुआ है बेचारा। हुँ, ये इंटरप्रिटेशन करने वाले वो जो वकील जो दलील देते हैं, एक ही हुँ, लाइन को हुँ। फ़ेवर में करके बाद में उसी लाइन को दूसरे के फ़ेवर में कर लेते हैं। ये इस इंटरप्रिटेशन ने बहुत नुकसान किया है। पैट्रियटिज़्म और रिज़र्वेशन 2 अलग-अलग शब्द हैं, हाँ, ठीक है? इनको आप कैसे देखते हैं? कि धार्मिक अर्थव्यवस्था चलाने में कितनी जातियों का कितना योगदान है। कितने लोग लंगर चलाते हैं, कितने लोग जो है भंडारा करते हैं। बाकी लोग काहे नहीं करते, जिनके पास सिर्फ़ कैश ही कैश है। ये जो है हमारी दलित महिलाओं को प्रकाश से शादी करनी चाहिए क्योंकि तभी जाके ऐसे लोग आएँगे हाँ, जो लड़ लेंगे। ये लेवल हो गया है। मुझे ऐसा लगता है संघ को उनकी जीत ने उनको हरा दिया। आप झूठ किसको बोल रहे हैं? तो कहने की बात इतनी है कि मानसिक अपंगता इतनी हो गई है कि आप 2 पेपर लिख नहीं सकते। ये हमारी सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का ही हिस्सा है कि समाज के हर वर्ग को इस तरह से हमारे सांस्कृतिक, पारिवारिक और वैवाहिक आयोजन में भी, मृत्यु के आयोजन में भी उनका योगदान इतना ज़्यादा रहा है। और पॉडकास्ट के माध्यम से इतना कह दूँ, क्योंकि वैसे तो वो मुझे बुला के सुनेंगे नहीं, कि थोड़ा-सा सलाहकारों से सतर्क रहें, बाबा जैसा कोई नहीं। नमस्कार, मैं सुशील, आप इक्वलिस्ट देख रहे हैं। इक्वलिस्ट में आज हमारे पास आदरणीय सौरभ पांडे जी हैं। पांडे जी इंडिया थिंक काउंसिल के डायरेक्टर हैं, कन्वीनर हैं। उसके अलावा नॉलेज पार्टनर हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कल्चरल मुद्दों पे। इस समय टेम्पल इकोनॉमी, कल्चरल इकोनॉमी, जो सांस्कृतिक जो भारत की संस्कृति है, उसका इकोनॉमी में किस प्रकार से योगदान है, इस पे काम कर रहे हैं। अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं और सच बोलते हैं। समस्या ये है कि इस देश में सच बोलना कंट्रोवर्शियल हो गया है। इतिहास के तथ्यों को एज इट इज़ निकाल के सामने रखना कंट्रोवर्सी का हिस्सा हो गया है। यही प्रॉब्लम है शायद हमारे देश की इस टाइम पे। सच ना कोई सुनना चाहता है, ना कोई बोलना चाहता है। तो जो कोई सच बोलता है, सामने वालों को लगता है, ओह माय गॉड! तूने सच बोल दिया, अभी कंट्रोवर्शियल हो गया। मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता और सौरभ भाई से बात करके लगा इनको भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा सरकार से कम लेना-देना है, सौरभ भाई का तो बहुत ज़्यादा लेना-देना है। लेकिन उसके बाद भी जितने चौड़े में इन्होंने बातें रखी, मैं इनकी सच्चे दिल से इज़्ज़त करता हूँ। आप भी करेंगे। आप ये शो देखिए और कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है। इंडिया थिंक काउंसिल कल्चरल इकोनॉमी, रिलीजियस इकोनॉमी और टेम्पल इकोनॉमी में कर क्या कैसे रहा है? सहयोग कर रहा है? इंडिया थिंक काउंसिल में आपको मतलब मैं सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के लिए पॉडकास्ट में आना भी नहीं चाहता था, क्योंकि साउंड गलत करता है, क्योंकि अभी इसी एज में हमें प्रमोशन नहीं चाहिए। हम काम क्या कर रहे हैं वो मैं बताने के लिए आना चाहता था, इसलिए सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इंडिया थिंक काउंसिल वन ऑफ द लीडिंग थिंक टैंक है। मैं जब लीडिंग कहता हूँ तो लीड कर रहा हूँ और लीड करवाना चाह रहा हूँ, इस वजह से लीडिंग थिंक टैंक बोल रहा हूँ। इसको बोलने के पीछे कारण भी है कि हमारे जो कार्यक्रम हो रहे हैं या अब तक होते आए हैं 13 साल की जर्नी में, वो स्तरीय रहे हैं और इस स्तर के रहे हैं कि हम उसको लीडिंग थिंक टैंक बोल सकते हैं। 2019 में जब फर्स्ट टाइम हमने पहला कुंभ कॉन्क्लेव किया, तो उसकी एक सब थीम हमने रखी, धर्मा कल्चर डेवलपमेंट। धर्मा मीन्स धर्म, कल्चर डेवलपमेंट, धर्म संस्कृति विकास। इस सब थीम पे जब हमने पहला कुंभ कॉन्क्लेव किया, तो इतना वो पॉपुलर हुआ, उसके कंटेंट इतने पॉपुलर हुए, उसके आए हुए वक्तागण इतने पॉपुलर हुए। उसके तुरंत बाद हमने स्पिरिचुअल इकोनॉमी कॉन्क्लेव करके सरकार के साथ गोवा में उसकी तिथि रखी और नवंबर में किया। उसका भी थीम हमने यही रखा, धर्म, संस्कृति, विकास। लेकिन जब स्पिरिचुअल इकोनॉमी कॉन्क्लेव हुआ, तो वो पार्ट ऑफ कुंभ कॉन्क्लेव गोवा था। लेकिन लोगों ने मुझे ऑब्जेक्ट किया कि भाई स्पिरिचुअलिटी इकोनॉमी से नहीं जुड़ सकती, आपका ये लाइन गलत है। मैंने भी बाद में सोचा, क्योंकि उम्र कम थी, सोच भी सीमित थी, तो मैंने खुद के बारे में सोचा कि नहीं, बात तो ठीक है कि स्पिरिचुअलिटी एक अलग चीज़ है, अर्थशास्त्र एक अलग चीज़ है, सबको सबसे मिक्स करके जो है एक्रोनिम बनाना ठीक नहीं है। तो मैंने उसका नाम कल्चरल इकोनॉमिक कॉन्क्लेव उसी समय से तय किया, जब ये लोगों ने मुझे, मेरे शुभचिंतकों ने ही मुझे सुझाव दिया। तो हमने तय किया कि नेक्स्ट टाइम से इस कॉन्क्लेव को हम कल्चरल इकोनॉमिक कॉन्क्लेव बोलेंगे। सब थीम वही रहेगी, धर्म, संस्कृति, विकास, जिसके बारे में साइट्स पे हर जगह डिटेल है। शोध की जहाँ तक बात है कि टेम्पल इकोनॉमी या रिलीजियस इकोनॉमी या धार्मिक अर्थव्यवस्था या कल्चरल इकोनॉमी में हमने शोध कितना किया है, तो मैं बहुत ही स्पष्ट बोलूँगा कि एज सच कोई शोध पेपर हमने नहीं पब्लिश किया है। लेकिन हाँ, ये 5वां कल्चरल इकोनॉमिक कॉन्क्लेव हम गुजरात में करने जा रहे हैं और लगातार जिस तरीके से विद्वानों को अप्रोच करके हम मंच पे उनके अपने शोध को सुनते हैं और उसको पब्लिक के लिए पब्लिश कर देते हैं, जैसे पॉडकास्ट पब्लिश होता है, और उसके आधार पे जो हमारी बुकलेट्स पब्लिश हुई हैं, उस आधार पे एक कंसेप्ट नोट 5-6-10 पेज का हमने ऐसा तैयार किया है, जो ये डिफाइन करता है कि चाहे कुंभ हो, कोई मेले हो या हमारे धार्मिक आयोजन हो या धर्म से जुड़ी वो सारी गतिविधियाँ जो
अनादिकाल से हमारी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करती चली आ रही हैं, जो कभी अर्थव्यवस्था नाम से परिभाषित ही नहीं होती थी, वो अब हम परिभाषित कर रहे हैं। परिणाम क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग इन्हीं विषयों पर बात करने लगे। जैसे आजकल हर जगह एआई चला आ रहा है, ऐसे हर जगह कल्चरल इकोनॉमी, रिलीजियस इकोनॉमी, टेम्पल इकोनॉमी, ये शब्द भी अब बहुत ही चर्चा में रह रहा है। हर चौथा पांचवा आदमी इसी के इर्द गिर्द होने वाली अर्थव्यवस्था की बात करता दिख रहा है। तो कोई मुझे धन्यवाद दे ना दे, मैं खुद को धन्यवाद कर लेता हूँ कि नहीं, हाँ, इसकी शुरुआत 2019 में फॉर्मल तौर पे नीति आयोग को पेपर भेज करके या सरकारों को हमने प्रस्ताव भेज करके इसकी शुरुआत की। आज ये चर्चा में है, मेरा काम सफल हो रहा है। मैं कोई क्लेम करने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। एज ए थिंक टैंक हमारा काम है कि हम जनमानस तैयार कर रहे हैं। जैसे आपने शोध की बात की, तो शोध करने के लिए तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, एस्टैब्लिश बॉडीज हैं, सरकार की हैं, स्टेट गवर्नमेंट की हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं। हम जनमानस तैयार कर रहे हैं स्वस्थ हेल्दी डायलॉग के थ्रू। जो चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हो रही होंगी, चूंकि देखिए पीएचडी करने वाले बहुत सारे लोग हैं, विश्वविद्यालयों में पीएचडी कैसे हो रही है, कराई कैसे जा रही है, फंड इसके लिए कैसे मिल रहा है, आप जानते हैं। मुझे तो कोई फंड भी नहीं देता, मेरे नाम में कुछ लगा हुआ जो फंड देने के लिए सूट नहीं करता। मैं कुमार या राम ओम जोड़ दूंगा तो अम्बेडकर गवाही भी जोड़ सकते गवाही भी जोड़ सकते हैं। आजकल गवाही को मलाल भी नहीं है, तो ऐसा कुछ जोड़ लेने से फंड मिल जाता है। मेरे साथ के कुछ लोगों को सरकार की कुछ एचआरडी की बॉडीज है जो 2 कौड़ी के रिसर्च के लिए पैसे दे देती हैं। हम तो इतना अच्छा मोटा मोटा, जो कि बीइंग बीडन ए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, वी नो हाउ टू कंप्लायंस हमें आता है, पेपर वर्क करना आता है, हम सारे पेपर वर्क सब कुछ करके देते, तो हमें तो 1 लाख रुपए भी देने में उनको ऐसा लगता है बड़ा एहसान किया उन्होंने। और उन लोगों को करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मिलते हैं, भगवान जाने वो प्रोजेक्ट में लिखते क्या है और फिर वो पेपर जाता कहाँ है, वो थीसिस का होता क्या है। आप जिनको डिलीट भी दे देते हैं या पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च भी करके लोग आते हैं, उनका होता क्या है। इतने सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं या वीसी बनते हैं, सॉरी टू से बहुत सारे वीसी हमारे मार्गदर्शक हैं, उन पे कमेंट नहीं कर रहा, और भी बहुत सारे लोग हैं, ये सब करते क्या हैं। जब इतने सारे विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रीडर और रिसर्चर सब बैठे हुए हैं, तो रिसर्च है कहाँ। एक व्यक्ति थे जिनके नाम पे टीचर्स डे मनाया जाता है। हाँ, जो गूगल डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 सितंबर से। उनके ऊपर एक लंबा चौड़ा केस किया गया था, पता है आपको? नहीं पता? हाँ, गूगल के थ्रू ही पढ़ा। हाँ, उनके ऊपर एक लंबा चौड़ा केस किया गया था कि मतलब जिस व्यक्ति के नाम पे आप टीचर्स डे मनाते हैं, उनके ऊपर ये केस किया गया था कि मेरी थीसिस चुरा ली इन्होंने। तो हमारे यहाँ टीचर ही शुरुआत चुराने पे आता हूँ, जनता के लिए पढ़ दूं ना। इन जनवरी 2029 जादूनाथ सिन्हा, क्षमा कीजिएगा, देन द लिटिल नोन लेक्चरर of philosophy in Meerut College, having brilliant academic track record, created a sensation in the literary world by accusing Dr. Radhakrishnan of plagiarizing extensively from the first 2 parts of his thesis titled Indian Psychology of Perception Volume 1 and Volume 2, which is submitted by him in the Calcutta University for the coveted Premchand Roy Chand studentship in 1922. While Jadunath Sinha had submitted the Volume 1 of his thesis in 1922, he submitted Volume 2 of the thesis in 1923. The piracy has been made from the 2 parts of his thesis. इसके पर पढ़ लेंगे, जो दर्शक होंगे पढ़ लेंगे, एक बड़ा लंबा चौड़ा केस भी चला है और ये शायद जीते थे जादूनाथ सिन्हा जी, तो इसलिए मैं पढ़ मेरे लिए मतलब इतना डिटेल में मैं नहीं गया था, बस मैंने उड़ती खबर, क्योंकि जब कभी आस्था होती है तो उसके अंदर खबर जाने का मन नहीं करता। जैसे आपने मैं टीचर्स डे, मैंने थैंक यू टीचर्स डे नहीं लिखा, मैंने ये पढ़ा और डिटेल में, फिर मैंने बोला यार हमारे टीचर में ही गड़बड़ है, तो क्या। यस ऑफ कोर्स होता है ना, क्योंकि पर एक बात नहीं लगता आपको कि ऐतिहासिक कई बातें देख के मन नहीं करता कि क्यों सेलिब्रेट करें, किस बात को सेलिब्रेट नहीं सर, हम क्या है ना, हम लोग गुरु भाव से पढ़ते हैं। जिन परिवारों से आप आते हैं, हम आते हैं, जिनका हमें सवर्णों का आरोप भी लग जाता है, तो हमारे यहाँ गुरु को बड़ा स्थान दिया गया हुआ है, चाहे वो घर के गुरु हो या हमारे परंपरा के गुरु हो या बाहर के गुरु हो। तो उस श्रद्धा भाव से ऐसी कोई खबर आती है तो हम पहले स्किप करना चाहते हैं, यार ये तो गलत है, इसको मत पढ़ो डिटेल में। लेकिन जब दोबारा आती है तो पढ़ने का मन करता है, सच्चाई जानने के बाद भी हम लोग मन से दबा लेते हैं। लेकिन जब नहीं रहा जाता तो हम लोग क्या विमुख हो जाते हैं, वो भाव आ जाता है। हमारी आपकी विमुखता कई चीज़ों में हो सकती है, चाहे वो सरकार को लेके हो, सरकार के नीतिगत कार्यक्रमों को लेकर के हो, या उनकी पॉलिसीज के एग्जीक्यूशन को लेके हो। हम लोग विमुख होते हैं, कई बार किसी कारणवश हम नहीं बोलते हैं, जो बोलता है वो लाइमलाइट में आ जाता है। जैसे इस खबर को मैंने बहुत उड़ता सुना था, लेकिन अंदर नहीं गया था, आज आपके सौभाग्य से जानने को मिला। लेकिन इसी चोरी पे मैं आपको बताऊंगा, पता नहीं उसमें प्लेजरिज्म को पकड़ने के लिए इतना साधन तो नहीं था। आजकल तो टूल्स हैं, सबके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, कल्चरल और एआई भी है, जो एआई प्लेजरिज्म को छुपाने के लिए भी। अभी अजित भारती ने बोला एआई धनिया हो गया है, सच में हर कोई आदमी एआई ऐसे लिख दे रहा है, हर चीज में एआई लिख दे रहा है। खैर उसके रिपरकशन का डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। चोरी की बात है, मैं जोड़ देना चाहता हूँ क्योंकि ये मैं विक्टिम बना हूँ। कल्चरल इकोनॉमी 19 में मैंने किया, 22 में किया, 23 में किया। जिन महानुभाव को मैं बुलाया करता था, उसका कमेटी का चेयरमैन बना करके, एक बड़े सज्जन है, ही क्लेम टू बी इकोनॉमिस्ट, पार्टी भी उनको इकोनॉमिक तौर पे करती, हम उनको भी बड़ा श्रद्धा भाव से सम्मान दिया करते थे। क्योंकि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं
और तो आपको सॉरी। ऐसे लोगों की आवश्यकता भी होती है कि जो आपके मंच पर आएँ। यद्यपि आपके पास बहुत लोग फिर भी हैं, फिर भी मैं अपना ही संस्कार बोलूँगा, मेरा हमेशा से रहा है कि जो मेरे साथ मेरे जीवन में थोड़ी भी सहयोग के लिए हो, तो इतना अदा करके चलो कि हमारे अंदर ये बोध रहे कि इन्होंने मेरे लिए किया है। मैं ऐसा करता हूँ। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। यस, जी, जी। तो मैं करता हूँ उस चीज़ को। हुँ, तो ऑल ऑफ सडन 2022-23 के करने के बाद एक दिन मैंने देखा सेम नाम से कुछ चीज़ उन्होंने पोस्ट किया। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम बाद में बता दूँगा। तो पोस्ट किया तो मुझे बड़ा वियर्ड लगा, मैंने अपनी टीम को दिखाया, मैंने कहा ऑलरेडी एक डायलॉग कॉपीराइटेड एस्टैब्लिश है। इन्होंने ऐसा क्यों किया? हम तो बड़ी श्रद्धा भाव से इनके पास जाते हैं, इनको बड़ा सम्मान दिया और जब उनको कोई नहीं बुलाता था तब हम उनको बुलाते थे जब मेरी सर क्षमता भी नहीं होती थी। 2017 में बीएचयू में मैंने प्रोग्राम किया, मेरे पास 10,000 रुपए नहीं होते थे, मैं स्पीकर का फ्लाइट का टिकट कर दूँ। मतलब कर तो मैं 14 से रहा हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा फंड नहीं होते थे, या तो मैं पहले ऑर्गेनाइज़ ही कर लूँ। हम स्पीकर से निवेदन इसलिए हम गवर्नर बुलाते थे, पैसा नहीं लेते। या कोई कैबिनेट मिनिस्टर भैया पैसा नहीं लेगा, आराम से काम बन जाएगा। तो हम उनको पैसा दे के बुलाते थे। वो बेचारे हमसे टिकट भी ले लेते थे, ठीक है? उन्होंने वो काम किया। मैंने पूछा इन्होंने क्यों किया होगा? बाद में मैंने फिर उनको फ़ोन किया, क्योंकि टाइटल का गुस्सा है, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता था ये कॉपीराइटेड है। मैं कहा अगर नहीं भी होता तो आपने सोचा कैसे? कोई व्यक्ति जो इतना श्रद्धानवत आपके प्रति है और जो आदमी कांसेप्ट नोट लिख रहा है, मैं अभी भी ये मानता हूँ कि मैं इकोनॉमिस्ट जैसे सब जटिल विषय को समझने के लायक नहीं हूँ। मेरे लिए अर्थशास्त्र उतना ही है, पैसा आता है, पैसा जाता है। बहुत सिंपल इकोनॉमिक्स है। अगर मैंने धार्मिक इकोनॉमिक्स की बात की, उसका लॉजिक सिर्फ इतना ही है कि धर्म जनित जो अर्थव्यवस्था है, धर्म के आधार पे जो पैसा पैदा हो रहा है, वही अर्थव्यवस्था है। इसमें कौन-सा बहुत ज़्यादा विज्ञान करने की ज़रूरत है नहीं। तो बट अगर आपको भारी भरकम शब्द चाहिए ना? भारी भरकम शब्द क्यों चाहिए समझाने हुँ, के लिए? अगर ऐसा व्यक्ति एक ड्राफ्ट पेपर तैयार कर रहा है कल्चरल इकोनॉमी का, वो खुद नीति आयोग को भेज रहा है, वो खुद मंत्रालय भेज रहा है, वो खुद अलग-अलग सरकारों को भेज रहा है। मेरी क्षमता खुद सीएम तक बात करने के लिए, लेकिन सीएम से बिल करके आ रहा है, उनको मंच पे बुला रहा है। आप उसके कांसेप्ट को चोरी कर ले रहे हैं। क्यों? बिकॉज़ ही थिंक्स कॉपीराइट मीन्स राइट टू एंड ही कॉपी। सिट्स इन नोएडा ओनली। हाँ, कॉपीराइट का मतलब उनके लिए राइट टू कॉपी है। नहीं, उन्होंने उसका एक जवाब दिया, आपको हँसी आएगी। अच्छा। उन्होंने बोला मुझे लगा कि मैं तो उस कार्यक्रम में था और तो मैं तो यूज़ कर सकता हूँ। मैंने कहा इतने नादान तो आप नहीं। तो चोरी की बात पे मैंने ये बात बताई कि इतना मैंने एक शब्द यूज़ किया, थैंक फिर गॉड ट्वीट महिला नहीं थे। मैंने ट्वीट थैंक किया। गॉड महिला नहीं थे वो। हाँ, अरे हाँ, महिला होती तो मैं जेल भी जा सकता था कि मैंने हैरेस कर दिया उनको फ़ोन सही करके। बात है, सही मैं बात बात भी नहीं कर सकता था उनसे। है। हाँ, हाँ। खैर इतने उदार हैं, बाद उन्होंने आगे पीछे कुछ जोड़ करके नाम बदला, लेकिन अभी भी वो नाम करके चूँकि अब प्रभावशाली लोग हैं तो मंत्री भी बुला लेंगे, हम भी बुला सकते हैं। हम प्रभावशाली उतने नहीं, लेकिन हम भी यहाँ उतने ही मंत्री बुलाते हैं। हुँ, हुँ। तो कहने की बात इतनी है कि मानसिक अपंगता इतनी हो गई है कि आप 2 पेपर लिख नहीं सकते। आप रिसर्चर और इकोनॉमिस्ट और ऐसे-ऐसे शब्द क्लेम करते हैं। तो हो सकता है उस ज़माने में भी ऐसी चीज़ हुई होंगी बहुत सारी हुई हैं। और ये रेगुलर प्रैक्टिस है। मैं तो एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। आप सपोज़ आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप ही की बोली बात को आप ही का कोई गेस्ट जाकर के 4 जगह कोट कर दे, नहीं ये तो मैंने कांसेप्ट नोट लिखा था बहुत पहले। हुँ, हुँ। मैं इस पे काम कर रहा हूँ, वर्षों से काम कर रहा हूँ, आज मैंने इस पे महारत हासिल की है। तो जब आप सुनेंगे तो आपको क्या लगेगा? तो आप वही वाली गाली देंगे जो हम लोग दे नहीं पाते हैं। नहीं, नहीं, मैंने मैंने ये चीज़ तो मैंने बहुत बार हो चुका है कि मैं तो नहीं बोलता हूँ, पर जैसे जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, जो बच्चे काम करते हैं, तो उनको मैं बहुत ही कलरफुल भाषा में गालियाँ देता हूँ कई बार या हुँ। कुछ इधर-उधर की बातें कर देता हूँ। तो वो मुझे बाद में आके बताते हैं, सर फ़िल्म में भी आया है, हुँ, एज़ इट इज़ बोला गया एंड आई एम श्योर उन्होंने मुझसे नहीं कॉपी किया, इट्स हुँ। जस्ट दैट कि 2 नीच व्यक्तियों के दिमाग हाँ। मिल सकते हैं। आप समझ रहे हो ना कि भाई वहाँ पे कोई होगा मेरी तरफ से उसने सोचा था ऐसा हो सकता है। ठीक है ना? पर मुझे एक बात बताइए, टेम्पल इकोनॉमी के नाम पे के मोहम्मद साहब को सुन रहा था मैं, हाँ, वो किसी से बात कर रहे थे, शायद रणवीर अलाहाबादिया से। हाँ। तो उन्होंने वहाँ पे ये कहा था कि पूर्व जो प्रधानमंत्री थे 2014 से पहले वाले, वो कहते थे तब जो फंड आते थे तो वो रिसर्च के लिए आते थे। एएसआई कहा जाता था कि और रिसर्च करो। वो बतौर है कि वो फंड भी किसी एक दिशा में रिसर्च करने के लिए दिए जाते थे, लेकिन रिसर्च करने के लिए दिए जाते थे। ऐसा के मोहम्मद ने नहीं कहा, ये मेरा विचार है कि रिसर्च के जो दिए भी जाते होंगे वो एक दिशा में दिए थे, इस दिशा में रिसर्च करिए। लेकिन वो अब कह रहे थे कि अब जो पैसा आता है, वो केवल बाथरूम बनवाने के लिए आता है कि इस मंदिर में बढ़िया बाथरूम बनवाओ, शानदार टाइल लगवाओ और जनता आएगी, टूरिज्म और बढ़ेगा। हुँ। तो अब मंदिर जो है वो स्पिरिचुअल केंद्र नहीं है, दे आर प्लेसेस टू मेक मनी एंड दैट्स वेयर दिस रिसर्च कैन बी क्रिटिसाइज्ड जो आप कर रहे हैं, मैं इसको इस पे डिफेंड अपना करिए। पॉइंट ज़रूर जोड़ना चाहूँगा। जी। अभी कुंभ हुआ, बहुत बड़े स्केल पे हुआ। हुँ, हम लोग प्रशंसा भी करते हैं, सनातनी होने के चलते करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा अवसर आया कि ऐसा मुख्यमंत्री मिला या ऐसा प्रधानमंत्री मिला। हमारे लिए प्रधानमंत्री या सीएम के लिए मन में कुछ कटुता भाव हो सकते हैं, सबके अपने होते हैं। लेकिन मैं इसलिए ब्लेस्ड फ़ील करता हूँ क्योंकि मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। कुंभ तो सुनता आया हूँ। मेरे ही प्रदेश का, मेरे ही ज़िले का कुंभ इस स्तर पे हुआ, तो मैं तो गौरवान्वित महसूस करता हूँ। सीएम पे अपने मुझे पूरा गौरव अभिमान है। दूसरे स्टेट में जाता हूँ, मैं बहुत चौड़े होकर के बोलता हूँ कि ऐसा सीएम हुआ जिसने कर दिखाया। अब आते हैं उस बात पे जिसको आपने छेड़ा। अब मैं कह ही देता हूँ, सरकार पैसा नहीं देगी और क्या करेगी मुझे? हुँ, हुँ। पैसा देती ही कितना है? इतने जुगाड़ लगाने के बाद उतना भी नहीं देती जितना मेरी मेहनत होती है। कुंभ में शुरुआत से ही पोस्टर्स की वॉल बना दी गई।
इतने होर्डिंग, इतने पोस्टर। जब पहला स्टैम्प पैड हुआ, शायद इस बात को किसी ने नहीं बोला होगा। मैं बता रहा हूँ, ना मेलाधिकारी ने बोला होगा, ना वहाँ पे एडीएम ने बोला होगा, ना वहाँ पे अर्बन सेक्रेटरी ने बोला होगा, जो आजकल टूरिज्म में अभी-अभी हाल में आए हुए हैं। पहला जब स्टैम्प पैड हुआ, कहीं पे साइनेज नहीं लगा था। इतने राउंड मीटिंग के बाद में, क्या आपको ये समझ में नहीं आया कि लोग एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या कहीं से आएँगे, तो साइनेज होना चाहिए, जाएँगे किधर? इतना होर्डिंग का पैसा खर्चा हुआ, हर दिन कोई ना कोई आ रहा है, फिर नई होर्डिंग लग जा रही है। होर्डिंग की दीवार बना दी आपने। इसका टेंडर किसको दिया गया था? धार्मिक अर्थव्यवस्था, जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ कुंभ में खर्च करके, उसका 100 गुना और हो सकता था, इस तरह के फिजूल खर्ची बचा करके। एक बहुत बड़ा अवसर था कुंभ, हमारी इकोनॉमी को फिर से पूरा रिवाइव करने। ऑफ कोर्स हुआ। प्रयागराज में जो कुछ जो करने आया था उसको मिला। जो वहाँ पे साइकिल चला करके पैसा लेने आया था उसको वो मिला। जो आप में समोसा बेचने आया, जो चाय बेचने आया, सबको सब मिला। जो धर्म लेने आया था धर्म मिला, जो त्याग लेने आया त्याग मिला। मैं वहाँ 59 दिन बैठ करके जो काम करने गया था डायलॉग सरकार की तरफ से, वो मैंने अपना काम किया। सब व्यक्ति ने अपना काम किया। सबको कुछ ना कुछ कुंभ ने कमा करके दिया। दैट इज पार्ट ऑफ टेम्पल, आर्थिक, रिलीजियस इकोनॉमी। वो सर्कुलर इकोनॉमी और हम काउंट काउंट जी, जी, करेंगे, वो आई उसका एग्री। पार्ट है। वो सब कुछ सबको मिला। लेकिन इस बात की चर्चा कोई डर के मारे सरकार की कोई करेगा कि नहीं करेगा? क्या इसकी कोई ऑडिट होती है? ऑडिट होती है, छिपा दी जाती है। मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊँगा, वो कंट्रोवर्सी कितने मरे, क्या नहीं मरे, क्यों छिपे, ये सब बकवास की बातें हैं। ये सब सरकार का विषय है, जाँच एजेंसियों का विषय है। मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। अगर हम पैसा जनरेट कर रहे हैं, तो खर्च करने पे हमारा नियंत्रण कहाँ है? आपके नोएडा में बहुत सारे इन्वेस्टर समिट होते हैं। हाँ, एक-एक हफ्ते पहले मंत्री जी आके बैठ जाते हैं। मेरे उनसे बहुत घनिष्ठ संबंध है। मैं उनका एडवाइज़र रहा हूँ उनके ट्रस्ट का। क्या होता है उन समिटों में? ट्रेड शो हो रहा है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कल्चरल प्रोग्राम वहाँ पे आर्टिस्ट भेज दे रहा है, सिंगिंग प्रोग्राम्स हो रहा है, आए चले गए। क्या ये सब क्या नाटक हो रहा है? आप इसका डिस्कशन राउंड टेबल बैठ के कर सकते हैं। आप हम जानते हैं कि राउंड टेबल में जितना कॉन्क्रीट डिस्कशन होता है, उससे ज़्यादा डिस्कशन कहीं नहीं होता। बिल्कुल। ठीक है, आप माहौल बना दें। कितनी बार आप माहौल बनाएँगे? ट्रेड शो के नाम पे? लौट के आते हैं फिर से कुम्भ पे। इतना खर्चा कई चीज़ों पे फालतू बहाया गया। इसका निर्णय कौन ले रहा था? एक मुख्यमंत्री को अगर 1 महीने में 25 बार जाना पड़ रहा है मॉनिटरिंग करने काम का, इट मीन्स कि ऑफिसर्स क्या कर रहे थे? एक सीएम के जाने की, आने की कॉस्ट कितनी होती है? हुँ, हुँ। उसकी तैयारी की लागत कितनी होती है? इसका मतलब आपके ऑफिसर आपकी बात सुन नहीं रहे थे। फिर हाँ, ठीक बारिश देर से हुई, इस वजह से ऐसा हुआ, इसलिए तैयारी में समय लग गया, वो सिल्ट हटाने में समय लग गया, बालू के लिए, ये सब तो ठीक है, अलग-अलग बात है, ये सब व्यवस्था के विषय हैं। लेकिन जहाँ तक धर्म जनित अर्थव्यवस्था की बात है, तो निश्चित तौर पर अयोध्या, मथुरा, वाराणसी में कॉरिडोर और प्रयागराज, इन तीनों ने प्रदेश की इकोनॉमी को 2 महीने पे जहाँ पे उठा के बैठा दिया, शायद ही कोई ऐसी व्यवस्था कर सकती है। इसके लिए तो हम आभारी हैं ही हैं, इस विज़न के लिए। पर एक बात और बताइए ना, जैसे आपको लगता है कि रिलीजियस इकोनॉमी ने उत्तर प्रदेश को सरप्लस रेवेन्यू बनाने का भी काम किया? बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा था। हुँ, सरप्लस हुआ, सरप्लस होने का और कोई कारण ही नहीं है, ना कोई जीएसटी है, ना कोई स्टेट कलेक्शन, ना कोई रेवेन्यू, वो तो सब खा जाते हैं। आपको पता है सरकार में काम लेने के लिए कितना पैसा देना पड़ता है, हाँ, हाँ, सही बात पहले से ज़्यादा देना पड़ रहा है। इस सही पे बात है। कोई अंकुश नहीं लगा पा रहा है, सॉरी टू से। हुँ, ना खाऊँगा, ना खाने हाँ, दूँगा, ना हगूँगा, ना हगने दूँगा, बिल्कुल, लेकिन हो दोनों रहा है। बिल्कुल हो रहा है। उम, मैं जब कोई प्रोग्राम करने चलता हूँ, आपको भी पता है कोई डायलॉग करने के लिए स्पॉन्सर चाहिए होता है, ठीक है ना? लोगों को लगता होगा सौरभ पांडे प्रोग्राम कर रहा है, बड़े-बड़े मंच है, इतने बड़े सीएम आ रहे हैं, बहुत पैसा हटता होगा। हमारी बैलेंस शीट है, ओपन है, पब्लिक टू ऑल है, पता है किसी प्रोग्राम में कितना स्पॉन्सर आता है। लेकिन हाँ, प्रोग्राम उस स्तर का हम करते हैं। कैसे करते हैं मेरा दिल जानता है, क्योंकि हम भाई प्रोफ़ेशन से कुछ और है, अर्थ के उपार्जन हमारे कुछ और है। लेकिन जब काम अच्छा हो रहा है, काम अगर सरकार के ही सकारात्मक नैरेटिव, मैं नैरेटिव शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, मैं कोई टूल किट गैंग नहीं चलाता हूँ। बट जो जिस नैरेटिव की बात ये सरकार करती है, धर्म आधारित सुशासन व्यवस्था की करती है, वही तो कर रहा हूँ मैं। मैं अगर अपनी प्रोफ़ेशनल आमदनी को लगा करके सरकार के उस विज़न और उस एजेंडे को आगे ले जा रहा हूँ, जो कॉमन पब्लिक तक नहीं पहुँच पा रहा। मैं चाहता तो मैं लुटियंस में दिल्ली में बैठ के बहुत प्रोग्राम कर सकता हूँ, होटल्स में बैठ के। मैं क्यों इलाहाबाद, तिरुपति, गुजरात में, गांधीनगर क्यों वहाँ टहल रहा हूँ? जहाँ पे ऑडियंस भी अच्छी बुलानी पड़ती है मुझे। यहाँ तो बैठा करके पेट, मैंने इसी कुंभ में देखा है, 25 राज्यों में कुंभ कॉन्क्लेव लेकर के गया। जो पैसा मुझे दिया गया पर कॉन्क्लेव, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आप पता कर लीजिएगा, फैक्ट चेक। एक कॉन्क्लेव के लिए मैंने 25 राज्य में पूरे किए, एक कॉन्क्लेव के लिए जो मुझे दिया, उसका 150 गुना उन्होंने मीडिया एजेंसीज़ को दिया और वो फिर लौट के मेरे पास आए। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, उन्होंने मुझी से कराया औने-पौने दाम दे करके। और जो ऑडियंस उन्होंने बैठाई, होटल के वेटर्स को बैठा करके। ये कोई डायलॉग था कुंभ पे? कुंभ पे आप किसको सिखा रहे थे? धर्म आधारित जो व्यवस्था, जो रेवेन्यू हमारे पास आ रही, तो उसका पिल्फरेज, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसकी चर्चा कहीं होगी ही नहीं। या तो डर के मारे, या तो काम ना मिलने के मारे। काम ना मिलने की हमारी समस्या है। बहुत लोगों डर को उसी बात का है। काम नहीं मिलेगा। हाँ, हाँ, डर बहुत उसी सारे बात ये का है। जितने बिग फोर से, मैं बार-बार बिग फोर की चर्चा क्यों करता हूँ, कल आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि ऑस्ट्रेलियन पीएम को डेलॉइट ने एक जो है एआई बेस्ड कोई रिपोर्ट दी, 4 करोड़ रुपए ले लिया, बाद में पता चला वो एआई बेस्ड थी। सारा बिग फोर इसी पैटर्न पे काम कर रहा है। सारे सरकार के मंत्रालयों में यही लोग बैठे हुए हैं, टेंडर ड्राफ्टिंग से लेकर के टेंडर अलॉटमेंट तक यही लोग बैठे हुए हैं। उनसे अच्छा तो मैंने बड़े सारे एआई एजेंट बना रखे हैं। हाँ, सोशल मीडिया के टूल्स आपके, अब कहना नहीं चाहिए।
आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। आप इनका एक हैंडल है एम योगी आदित्यनाथ, दूसरा हैंडल है एम योगी आदित्यनाथ ऑफिस। ऑफिस वाले हैंडल को जाके आप ज़रा खंगालिएगा। फलाने मंत्री के पीएस के पुत्र अपनी बहन और उनके साथ मिलने आए। ये इतना इंपॉर्टेंट है? एक मुख्यमंत्री के हैंडल से ये जाएगा, चलाता कौन है? नहीं, बट मे बी वो ज़्यादा ही मतलब उसमें रहा हो ना कि भाई गरीब से भी मिलते हैं, कई बार तो ये भी शो ऑफ नहीं, करने गरीब होते नहीं है हैं। वो। वो जिस तरह से फ़ोटो फ्लॉन्ट कर रहा है, मैं इसकी रिपरकशंस बता रहा हाँ, हूँ। हाँ, उस फ़ोटो को लेकर के वो अपने इलाके में जा कर के जो माहौल बनाएगा, हाँ, हाँ, जो इन्फ्लुएंस करेगा, क्या हाँ, आप उसको सीएम ऑफिस से कंट्रोल कर पाएँगे? या जब तक कर चुका होगा आप नियंत्रण कर पाएँगे? हम्म, कितने सारे मेरे पास बहुत सारे बड़े-बड़े लोग दरख़्वास्त डालते हैं, चूँकि मैं सरकार से जुड़ा हूँ किसी माध्यम से, कि ये हो जाए। मैं कहा भैया मुझे ही नहीं समय मिलता, आपको कहाँ से मिलेगा हमें समय? हम्म, और फिर जब उसी समय वो फ़ोटोज़ आ जाती हैं, वो मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजते हैं। भैया ये देखिए इनको मिल गया, हमें नहीं मिला। मैं कहा ठीक है भाई, वो किस्मत वाले थे, आपकी किस्मत का इंतज़ार करिए। हमने वीपी हाउस देख रखा है, फ़ोटो एक बार होगी बहुत है, वीपी ऑफिस और क्या बदल थोड़ी ना जाएगा। उन्होंने किसी कारण से समय नहीं दिया। उनके इस सब कांड के पहले वहीं से कहीं से इनपुट मिला था हम्म, कि इतनी दुर्गति होने वाली है। अच्छा, तो मैंने हल्के में लिया उस चीज़ को। मैंने कहा सब ठीक अच्छा, है, बड़े लोगों की बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, होता होगा, हमें हमारा क्या मतलब, बहुत छोटे लोग हैं। हुआ वही हूबहू वैसा-वैसा हुआ। मैं बड़ा धन्य मना कि फ़ोटो लोगों ने डिलीट की, मुझे भी डिलीट करनी पड़ती। तो अच्छा हुआ उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया। हम्म, तो कई बार लगता है यदि कोई व्यक्ति मिलने का समय किसी कारणवश नहीं दे रहा है या वहाँ के लोग नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो अच्छा हो रहा है, प्रकृति अच्छा कर रही है। हमारा आपका काम ये है, कई बार मैं अभी इस विषय पे और आऊँगा जब मुझसे आप फंडिंग का कभी अगर प्रश्न आपके में होगा, आप पूछेंगे, तो उसका भुक्तभोगी तो मैं हूँ, फंडिंग क्यों नहीं मिलती उसके कारण मुझे पता है। लेकिन इसका कारण ये नहीं कि मैं काम करना बंद कर दूँगा या छोड़ दूँगा। क्योंकि जब मैंने काम करना शुरू किया था, ये सोच के नहीं किया था कि फंड कमाऊँगा, पैसा आएगा तो बनूँगा। मुझे इससे पैसा कमाना ही नहीं है। मैं जनमानस के लिए काम कर रहा हूँ, एक नैरेटिव और परसेप्शन का काम कर रहा हूँ। भारतीय व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसको मजबूत करने के लिए काम कर रहा हूँ। आज सब कुछ हो रहा है। सरकार जोहो को इम्प्लीमेंट कर रही है। जोहो बनाने वाला है कौन? जो सिलिकॉन वैली से लौट करके आया, गाँव में जा कर के वो काम कर रहा है। उसने एक एजेंडा सेट कर दिया कि घर बैठ के काम हो सकता है। कोई भी नहीं है ऐसा जो 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 इस समय भारत में काम कर रहा हो और चोरी चकारी से उसने काम ना शुरू करा हो, एक भी व्यक्ति नहीं है। हुँ। पर उस पर एक और आता हूँ मुद्दे पे, जो आप सरकार के द्वारा जो आप कह रहे हैं, सरकार से पैसे लेना या सरकार के आसपास रहना, सरकार से डरना, इसलिए सच ना बोलना कि मुझे कुछ देंगे कि नहीं देंगे। भारत जैसे देश की समस्या, जो इकोनॉमी बढ़ नहीं पा रही है या जिस स्पीड से बढ़नी चाहिए उस स्पीड से नहीं बढ़, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ही यही है कि भारत देश के बिलियनियर तक सरकार डिपेंडेंट है। जोंक की तरह लगते हैं वो मुझे। सर फंड ही ऐसा है, हाँ, इतना ज़्यादा फंड है। नहीं, अच्छा, ऊपर समझिए ना मेरी बात को कि भाई गवर्नमेंट के पास में फंड है क्यों? पहला सवाल। इसका मतलब इकोनॉमी सरकार से चिपकेंगे तभी आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। हुँ। अब आते हैं अमेरिका क्यों आगे है? नए आइडियाज लेके आते हैं, उससे वो बिलियनियर मल्टी बिलियनियर बन जाते हैं, जैसे कि इलॉन मस्क के आइडियाज, जैसे कि मार्क जकरबर्ग के आइडियाज, जैसे कि वो जो चोर है एक बिल गेट्स, उसने किसी और का आइडिया चुरा लिया पर अच्छा काम किया उसमें उसने। तो जो ये लोग नए आइडिया लेके बिलियनियर बनते हैं तो वो इकोनॉमी और जॉब्स को नया बूस्ट मिलता है। अब मैं सरकार से ही मान लेते हैं सरकार 5,000 लोगों को काम दे रही है, मैं सरकार को ये काम मेरे को दे दो, तो 5,000 लोगों को निकाल दिया मैंने और 400 लोग भर्ती कर लिए, उनसे हुँ। वही काम करवा रहा हूँ। बॉटम लाइन क्या हुआ? व्हाट इज माय, तो जब भी भारत के किसी बिलियनियर का नाम मैं देखता हूँ विश्व में दूसरे स्थान पे पहुंच गया, 5वें पे, मुझे वो फनी लगती है। मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट अभी समर्थन खींच ले तो ये 50वें यस। स्थान पे भी नहीं रहेंगे, ट्रू, क्योंकि अभी इसलिए दूसरे पे भी सरकार का समर्थन है इनको। ट्रू, ट्रू, ट्रू। और प्रॉब्लम की जड़ में भी वही है कि बिना सरकार के समर्थन के कितने बिलियनर्स हैं आपके पास, बिल्कुल। वो देखिए ना। और नहीं है तो इकोनॉमी इसी हाल में रहेगी, हमेशा ऐसी ही रहेगी। मैंने ये चर्चा क्यों की? मुझे हम्म, सरकार का समर्थन नहीं चाहिए। जी, हो सकता है इस पॉडकास्ट के बाद जो मुझे 1 आध 2 लाख रुपए देते वो नहीं देंगे। लेकिन उसको चाहिए भी नहीं मुझे। क्योंकि जब मैंने 2013 में काम शुरू किया तो फ़िक्की से डायलॉग शुरू किया। मेरे पास तो फ़िक्की रजिस्टर्ड करने का सर पैसा भी नहीं था। 1.5 लाख रुपए लगते हैं, आपको पता है प्राइवेट लिमिटेड होता है तो फ़िक्की बुक होता है। मैंने किसी और का प्राइवेट लिमिटेड उधार माँगे, भैया रजिस्टर्ड करो, एक प्रोग्राम करना है। और तब तो कोई अनुभव ही नहीं था। अब तो मैं इतना अनुभवी हो चुका हूँ कि सरकार मुझे ढेले भर का कुछ भी ना दे, मैं कर लेता हूँ। करता ही हूँ। और सरकार के मुख्यमंत्री जी आते हैं, सुशोभित करते हैं हमारे प्रोग्राम्स को। तो मेरिट होगी तभी तो करते हैं ना। बिल्कुल, और क्या। तो मुझे फंड नहीं चाहिए। मैं बस उस बात पे कह रहा हूँ फंड मिल किनको रहा है? एचआरडी के बहुत ऐसे ऐसे संस्थान हैं, नाम नहीं लूँगा उनके, जो कि हमारे सपोर्ट करते हैं मुझे। ऐसे संस्थान हैं जो ऐसे उठा के फंड देते हैं। यूनिवर्सिटी के आपको पता है, पता नहीं कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं। उनको पता है एक प्रोग्राम टाइटल ये दे दो, इस नाम से पैसा आ जाएगा, आपस में सारे प्रोफेसर्स ले लेंगे, चना-चमेना खा के खत्म कर देते हैं। 4-5 आपस के प्रोफेसर बुला लेते हैं फ़ोन कॉल पे, भैया आके बच्चों को जबरन बैठा देते हैं, उनसे भी 500-500 रुपए, 200-200 रुपए ले लेते हैं, पार्टिसिपेशन फीस, उनको सर्टिफिकेट पकड़ा देते हैं, हो गया प्रोग्राम। ये रिसर्च हो रहा है, ये विश्वविद्यालय की रिसर्च है। बट आपसे सुन के लग रहा है कि ऐसे ही होता होगा, क्योंकि इट्स साउंडिंग एब्सोल्युटली अ गुड प्लान। जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल कानों को लग रहा है कि हाँ, ये तो इससे आसान, बड़ा इतने आसानी से लग जाएगा। हाँ, थिंक हाँ। टैंक तो बन जाएगा बड़े हाँ, आराम, जो हाँ, आप कह रहे हैं, क्योंकि भाई बिल्कुल। सरकार को फोटो चाहिए, वो सुंदरता चाहिए, वो सब तो मिलेगा जिन सज्जन उसको। की बात की, जिन्होंने हमारे हुँ, प्लेटफ़ॉर्म को चुनाने की बात की, बिकॉज़ बीइंग अ थिंक टैंक, आवर डायलॉग इज़ आवर एसेट।
इट्स अ कॉपीराइटेड, वो एसेट है, क्योंकि उसके हर साल डायलॉग होते हैं। वो अगर प्लेटफॉर्म चुरा करके, अभी हाल में मंत्री जी आकर के उन्हीं के 4 पेज का रिपोर्ट, अगर वो आपके पास इतनी पॉलिसीज हैं अगर एडवाइस करने के लिए सरकार, आप सरकार में घुस के क्यों नहीं कर दे रहे हैं? आप तो सरकार के साथ है ना। तो ये नीति आयोग क्या कर रहा है? नीति आयोग के इंटर्न्स क्या करते हैं? आप एक जेन्युइन प्रपोजल नीति आयोग को दे दीजिए, आपको महीनों लग जाएंगे, रिस्पॉन्स नहीं देंगे। और वहां कुछ ऐसे लोग हैं, क्या करते हैं आप वहां पे 100 इंटर्न्स, वो लेडी इंटर्न्स क्या करती हैं, क्या करना है उनका? आई नो वन ऑफ द लेडी इंटर्न्स जो नॉर्थ ईस्ट में थी कई महीनों तक। आई नो वन ऑफ द लेडी इंटर्न्स, वो बता रही थी क्या होता है उनके यहाँ पे। मैं अब बोल ही देता हूँ मैं, क्योंकि हमारा कंट्रोल योरसेल्फ कल्चरल पांडे इकोनॉमी, जी, कंट्रोल योरसेल्फ, नहीं अभी नहीं और नहीं, काम करना आपने है। छेड़ा, आपको सुनना पड़ेगा। कल्चरल इकोनॉमी का कंसेप्ट लेके एक बार मैं एक अंडर सेक्रेटरी के पास गया, हाँ, एमईए में। मैं कहा सर ये कल्चरल डिप्लोमेसी डायलॉग है, तो कल्चरल डिप्लोमेसी है, हम आईसीसीआर, ऑफ कोर्स आईसीसीआर हमें सपोर्ट करता था, हम साउथ एशियन कंट्री के स्पीकर्स बुलाते थे थ्रू एमईए, उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, कई बार हमें सपोर्ट किया है। हमने कहा कि सर लेकिन हम बड़े लेवल पे कर रहे हैं, इस बार सीएम आने वाले हैं, स्केल बड़ा हो गया है, हमें फंड चाहिए। हम्म, तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट मुझे दिखाए, हम्म, ऐसा आप करवा लो, एक कॉल होती है, फंड ऐसे चला जाता है। मुझे लगा यार कि वैसा कॉल मैं कैसे कराऊँ, फिर मुझे उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मेल लिखता रहा, फिर उन्होंने मुझे कहा, आजकल वो एम्बेसडर हैं कहीं, नाम नहीं लूँगा, किसी हम्म, कंट्री में। उन्होंने कहा कि ये जो आपने ब्रोशर में आपने कुछ बाबा वाबा की फ़ोटो लगाई है ना, ये हटा दो, हम्म, और कुछ ऐसे करो, थोड़ा परसेप्शन बदलेगा आपका। तो उस समय जो मैं ब्रोशर लेके गया था, वो चूँकि कुंभ के बाद का समय था। ऑफ कोर्स कुंभ का विषय है और अखाड़ों आश्रम की बात होगी तो बाबा ही आएगा बोलने। तो भाई स्वाभाविक है, मंच अच्छा है, उसमें अगर बाबा बैठा तो एक आध दो फ़ोटो होगी। तो उन एम्बेसडर राजदूत महोदय को उस फ़ोटो से इतनी आपत्ति थी कि इसलिए आपको फंड नहीं मिल रहा। बाद में हमने ब्रोशर और एम्बेसडर रिवाइज़ मिडिल ईस्ट के होंगे उस समय, चांसेस पूरे होंगे। नहीं, और कहीं है, और कहीं अच्छी कंट्री है। अच्छा, तो उसमें वो भी पॉलिसी लेवल देख रहे थे वहाँ पे, हम्म, ठीक है। मैं ऐसे बहुत सारे थिंक टैंक को जानता हूँ कि जो डायलॉग करके सरकार की पॉलिसीज़ इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑफ कोर्स सारी कंट्री में होता है, इंडिया में नहीं होता, यूएस में भी होता है, कंसेप्ट वहीं का है। बहुत सारे लोग करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है मुझसे तो इन्फ्लुएंस अभी कोई भी नहीं होगा, हमारे बाबा भी नहीं होंगे मुझसे। तो मैं मोदी जी की क्या ही बात करूँ। हाँ, मोदी जी का पिछली बार हमें एक पत्र आया, उसमें उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया कि इंडिया थिंक काउंसिल सांस्कृतिक क्षेत्रों पे उल्लेखनीय कार्य कर रही है। मैं उस लाइन से इतना खुश हूँ। दिखाना जरा अभी मैंने। मुझे विश्वास है कि कुंभ कॉन्क्लेव में हाँ, आस्था, विश्वास व सौहार्द के पर्याय हाँ, महाकुंभ से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचारपूर्ण चर्चा होगी। सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही इंडिया थिंक काउंसिल व आयोजन से जुड़े सभी लोगों को भविष्य के प्रयासों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, तो मैं इस लाइन से बड़ा खुश हुआ कि हाँ, 13 साल से मैं जिस कंसेप्ट को लेकर के, धर्म संस्कृति विकास को लेकर के, हमारे जो 4 बड़े डायलॉग जो उसी थीम पे क्यूरेटेड और डिजाइन्ड है, उसको रिकॉग्निशन भारत के सर्वोच्च ऑफिस से मिल रही है। मैं इतने से ही सुख हूँ, फंड मुझे देना दे, फंड देते रहें जिनको देना है। क्योंकि आपका संघ बैकग्राउंड कितना है सर, मैं उस पे नहीं नहीं मेरा पूछूंगा, जीरो है। लेकिन मेरा तो पर संघ हाँ, बैक, मैंने बचपन में संघ के जो एक्सरसाइज नहीं कराते हैं आके, वो करी हुई है। हाँ अब वो उतना जितना शाखा, काउंट करना है शाखा, कर लीजिएगा। मैं हाँ, तो संघ परिवार से हूँ हाँ, हाँ, और मेरा जुड़ाव तो विश्व हिंदू परिषद से रहा। हाँ, मैं खुले तौर पे कहने की कोई मुझे संकोच भी नहीं, आदरणीय चंपत राय जी के साथ मैं, जो राम जन्मभूमि के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके साथ बचपन बीता है, बचपन से उनके साथ हूँ, वो मेरे गार्जियन जैसे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मुझे कहीं प्रमोट किया है या मेरे इस जर्नी में उनका कहीं इंडोर्समेंट है, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं, वो कुछ गिने चुने लोगों में संघ में वो बचे हुए हैं जो किसी के लिए कुछ नहीं करते। तो बेहतर है कि उनसे कुछ कहना ही बेकार है, क्योंकि अपना समय क्यों व्यर्थ करूं। एक दो बार मैंने कुछ सिफारिश करवाने की कोशिश की थी कि बाबा से कह दें, उन्होंने कहा नहीं कहेंगे। तो इतना आउटराइट मना कर दिया तो साहस ही खत्म हो गया। तो मैंने कहा खुद ही ट्राई करेंगे, तो बाबा जी भी मैसेज भेज देते हैं, हाँ, हाँ, अच्छा मैसेज लिख करके देते हैं। तो ठीक है, हमने एक बार कोशिश की थी कि यूपी में कोई नीति आयोग, यूपी का अपना नहीं है, तो बाबा कुछ ऐसा बनाया, हाल में उन्होंने कुछ बनाया, उन्हीं लोगों को रख लिया है जो कई और ग्रुप्स में है, कमर्शियल लोग। उनमें वो भी लोग हैं जिन्होंने अभी हिंदी पे बखेड़ा खड़ा किया था, अच्छा, जिसमें तेजस्वी सूर्या और नाम ले ही लेता हूँ, हम्म, सिक्किम मणिपाल के, वो मणिपाल के हैं, क्या नाम है, मोहनदास पाई, जिन्होंने बोला था 200 शब्द अगर सीख भी लेंगे कन्नड़ा तो क्या हो जाएगा बुरा। अच्छा, वो यूपी के एडवाइजरी में है, ऐसे लोग हम्म, जिन्होंने हिंदी को वहाँ पे डिमीन करना चाहा, हिंदी भाषियों को। तो मैंने उनको जवाब भी दिया था कि आप He जब कुंभ literally में said आए थे, that कि 200 कन्नड़ शब्द उन्होंने लिखा सीखेंगे। 200 कन्नड़ से सीख लेंगे तो क्या बुरा हो जाएगा। मैंने कहा मैं कुंभ में जो है 70 दिन वहाँ बैठा था, इतने सारे कन्नड़ और तमिल के मेरे सारे फ्रेंड आते थे, मैं उनको गाइड करता था, बताता था। हमने उनसे कहा ना 200 शब्द हिंदी के सीख लोगे क्या बुरा हो जाएगा। मैंने नहीं बोला, किसी भी सरकार के आदमी ने नहीं बोला, साइनेज लगे हुए सर 6-6 भाषाओं में कुंभ में। तो हमने तो कभी, मेरी ऑफिस है बेंगलुरु, हम जाते रहते हैं वहाँ पे, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, या हम डील करते हैं वहाँ के लोगों से। आपको ये शब्द लिखना क्यों पड़ रहा है? फिर आपको काम भी चाहिए कहाँ पे, हिंदी भाषियों से चाहिए, नॉर्थ में ही काम चाहिए, रिकॉग्निशन भी नॉर्थ से ही चाहिए, और 200 शब्द कन्नड़ा सीख लो। अरे ठीक है यार, भाषा सीखनी चाहिए, बिल्कुल सीखनी चाहिए, सब भाषा सीखनी चाहिए। इस पे इतना आफत क्यों मचाना है? सीख लेंगे भाई, भाषा है भाषा है।
मैं अवधी बोलता हूँ, घर में मिक्स लैंग्वेज चल रही है और हमारे घर में जौनपुर की भाषा हाँ, बोली आप जाती है। जौनपुर में प्रयागराज, हाँ, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है भाषाओं में, मैंने फिर भी थोड़ा बहुत बोलचाल का है। प्रयागराज में मैं रहता था, प्रयागराज में मैंने पढ़ाई करी है, जी। लगभग 2.5 साल रहा हूँ मैं वहाँ पे। तो भाषा का मत भी, हम दिल्ली आए तो हम बोला करते थे, तो चूँकि अपने यहाँ हम्म, हम हम्म। समेकित शब्द है। मैं कहने की प्रथा आज भी नहीं है। मैं इतना भी मैं नहीं ग्राह्य कर पाया। हमारे लोग हम कहते थे, उनका उनका लॉजिक कुछ और था। वो हाँ, कहते हाँ। मैं में यस, गर्व और घमंड है, यस, यस। और हम जो बाद है में हम वो लोगों ने इसको जस्टिफ़ाई करके अपना जीत लिया कि हम हाँ, बहुत सेवाभावी हैं, हम बहुत ऐसे हैं, बहुत परंपरा वाले लोग हैं, इसलिए हम लेके चलते हैं, समाज लेके हाँ, चलते हैं। ये हाँ। करके हम लोगों ने इसको एकदम निपटा नहीं, दिया पर ये यार। सच भी था कि मेरे पिताजी नहीं, मुझे सच था। समझाते थे। हाँ, दिल्ली वाले मान नहीं रहे थे ना, तो हम उनको समझा दिया कि कि मैं तुम लोग अंग्रेजी मैं में कहावत है, हु गिव्स अ फक। मुझे तो कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसको जो सोचना है सोचे। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे पास। एक मैं जो कल्चरल इकोनॉमी, टेम्पल इकोनॉमी, जो धार्मिक अर्थव्यवस्था है, एक जरा गूगल करना। अमेरिका में एक शहर है डिट्रॉइट, हुँ। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट बूमिंग सिटीज इन अमेरिका, जो कार्स के लिए फेमस था, सबसे ज़्यादा कार्स वहीं बनती थी। हुँ। और आज वो सबसे बैंकरप्ट शहर है अमेरिका का, ठीक है। तो अगर धर्म के आधार पे आप शहरों का विकास करेंगे तो कभी शहर बैंकरप्ट नहीं होगा। इसमें मेरा सबमिशन एक है हाँ, और क्योंकि बहुत स वाराणसी 5000 साल से या एग्जिस्ट करता है, एंड इट विल बी देयर। सर, आप वो सारे एनोमलीज़ को छोड़ दीजिए हम्म, कि वाराणसी सबसे पुराना शहर, त्रिशूल पे बसा है, जो सब कुछ चीज़ें हैं। बहुत सिंपल सा, हम लोग अपने जो आस-पास देखते हैं उसी से एग्ज़ाम्पल लेते हैं। प्रयागराज में सर इतना बड़ा कुंभ हुआ, खाना खाने के रेट नहीं बढ़े। साइकिल ले जाने वाले लूट लिए, बाइकिल से छोड़ने वाले लूट लिए, होटल वाले लूटे, हमने भी लुटवाया। हमारे भी क्लाइंट आए, हम उनको बचा नहीं पाए क्योंकि 30-30 हज़ार के रूम एक-एक दिन में उठे, वो बात अलग है। खाना खाने के रेट नहीं बढ़े, रिसोर्सेज़ कम नहीं हुए, इलाहाबाद की पॉपुलेशन जो थी वो थी, बाहर के जितने भी लोग आए, कोई भूखा नहीं गया। भूखा ना जाना, खाने के संसाधन कम ना होना, ये वो धार्मिक अर्थव्यवस्था है जिस पे ये देश चल रहा है और अभी भी सस्टेन करेगा। अब इसमें आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि धार्मिक अर्थव्यवस्था चलाने में कितनी जातियों का कितना योगदान है? कितने लोग लंगर चलाते हैं? कितने लोग जो है भंडारा करते हैं? बाकी लोग काहे नहीं करते, जिनके पास सिर्फ कैश ही कैश है? इसका मैं एक दूसरा आपको दुष्परिणाम बता रहा हूँ। आप भी इसको आप फैक्ट चेक करा लेना अपनी टीम से। चाहे तिरुपति बालाजी हो, उज्जैन महाकाल हो या सालासर बालाजी हो, प्रयागराज हो या अयोध्या हो, पैसिव इन्वेस्टमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों का है। वो आई लव मोहम्मद। अच्छा। होटल चल रहा है, वेजिटेरियन बाहर लिखा हुआ है, क्यूआर कोड पे आप पेमेंट करने जाएँगे तो दिखेगा आई लव मोहम्मद आ जाएगा वहाँ पे। मैंने इसको चेक किया, मैं तिरुपति वाला में गया, मैं बहुत सारे हमारे वहाँ कॉन्टैक्ट्स हैं, हम जाते रहते हैं। हमारे तीर्थ डेवलप तो अब मैं इसके दुष्परिणाम बता रहा हूँ। बाबा जी कह तो रहे हैं कि हमने अयोध्या में दीपोत्सव कर दिया, अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज डेवलप हो गया। डेवलप करके आपने दिया किनके हाथों में? कैश इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता इस देश में किसकी है? है किसी सवर्ण अदर देन गवई की? है किसी की हिम्मत? उनके पास पैसा है, वो इन्वेस्ट करते हैं। चाय की टपरी भी लगानी है तो इन्वेस्ट करने के लिए वो बैठे हुए हैं। 5 स्टार होटल बनाना है तो इन्वेस्ट करने के लिए बैठे हैं। आपने तीर्थ डेवलप किया, आपने तीर्थाटन डेवलप किया, तीर्थ इकोनॉमी डेवलप की, गया किनके हाथों में? वो छोड़िए, यही तो होता था मुगल काल में। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में एक समय में 70-30 का रेशो चलता था, मेजॉरिटी माइनॉरिटी में। आज माइनॉरिटी 90 पे है और मेजॉरिटी 10 पे आई गई है। आज़ादपुर मंडी एक लौती ऐसी जगह है जहाँ पे किस मुद्दे पे कोई एक, हाँ, नुपुर शर्मा पे मंडी बंद कर दी गई थी। बताइए, वो तो पीएसी भेजनी पड़ी शायद। इसको आप इकोनॉमी से नहीं जोड़ते कि सब्जी हमारी इकोनॉमी का सबसे छोटा पायदान का हिस्सा है? और यही नहीं सर, आपको ड्रास्टिक चेंज मिलेगा। मैं बैंगलोर चूंकि रहता हूँ, बैंगलोर में 5 साल में मैंने एक परिवर्तन महसूस किया। नारियल पानी वहाँ हिंदू ही देता था, बैकवर्ड हुआ करता था। पूरा पैन इंडिया में इसमें नारियल पानी सिर्फ वही बेच रहे हैं, आई लव मोहम्मद बेच रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखा दूध, रहे आप। घोसी कम्युनिटी थी जो दूध बेचती थी, अदरवाइज दूध सिर्फ यादवों के हाथ में था या अपर कास्ट के लोगों के हाथ में भी था जो फाइनेंशियली एबल्ड थे, जो गौशाला चला सकते थे। दूध बेचने का काम इनके हाथ में चला गया। कैसे, कब, इतना ड्रास्टिक चेंज कब आया? यही नहीं, पंसारी की दुकान डिपार्टमेंटल स्टोर में सिर्फ इनका हो गया। ये कब हुआ? हमारे आपके पैरों से जमीन खिसक चुकी है, हमारी इकोनॉमी हमारे हाथ में नहीं है। हम आप सिर्फ पैकेज पे कमा रहे हैं और दिन की शुरुआत दूध लेने से होती है। आप पैसा, आप जो माइक्रो इकोनॉमी जो बोलते हैं, किनके हाथों में है? आप कौन सी इकोनॉमी मॉडल डेवलप करके, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो या हमारे सेंट्रल में कोई सरकार हो, किनके हाथों में आप दे रहे हैं? बुरा नहीं है, वो हमारे अंग है, बात सब सही है, सब ठीक है, लेकिन आप एम्पावर्ड किसको कर रहे हैं? जब वो जहालत का दिन, वो कौन सा दिन आता है इन लोग का, जिस दिन सब मारे जाएंगे? कौन सा दिन होता है सर? कयामत का दिन जब आएगा तो हम कहाँ जाएंगे? दूध खरीदने, सब्जी लेने, नारियल पानी पीने सर। पहले इसके पहले पहुंचते मुझे एक बात बताइए कि अगर हिंदू काम ही नहीं करेगा भारत देश हाँ, मैं उस पर बोल देता हूँ। जितने यूपी के पंडित हैं, ये फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे
सारे पार्टियों का ठेका इन्हीं के पास है, इनके बच्चे कुछ नहीं करना चाहते, या तो कुछ ये ऊपर का काम करते हैं या तो सारा दिन सोशल मीडिया पे जयकार लगाते हैं। सवर्णों के बच्चे कर क्या रहे हैं? किसी भी कारण से अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो कर क्या रहे हैं? वो पार्टियों का एजेंडा चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? उनके गार्जियन की जिम्मेदारी है कि ना तो उनका कोई वोट बैंक है, अगर उनके घर में 4 वोट हैं तो 2 तो बाहर या तो किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, बैंगलोर, मुंबई या ओवरसीज़ कंट्रीज़ में। जो घर में है, वो पार्टी का झंडा उठा के चल रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियों को ये मालूम है कि इनके पास वोट नहीं है, हाँ, इसीलिए तो इसलिए हो रहा उनको है। फर्क नहीं पड़ता आपसे। इसीलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा है उनको। हम्म, एक दूसरा चैलेंज जो मैं आपको इसी लाइन पे जो शायद मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि फ्लो में आया, फ्लो में चला जाना चाहिए। इंस्टाग्राम की बात आ गई। हमारे आपके घरों की लड़कियाँ, हमारा आप इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारी आपकी टाइटल पे मैं टारगेट कर रहा हूँ। हमारे आपके घरों की लड़कियाँ 10-12 साल से इंस्टाग्राम पे रील बना रही हैं। हमें आपको पता नहीं है, वो भी फेक नाम यूज़ करती ताकि घर वाले जान ना पाएँ। उनको स्टॉक कौन कर रहा है? वो स्कूल जाती हैं, स्कूल जाने से लेकर के वो पीछा करता है, छुट्टी के टाइम से पीछा करता है, एकदम स्पाइकी बाल लेकर के, एकदम ज़िग-ज़ैग बाइक लेकर के पीछा कौन कर रहा है? हमारे घर की लड़की हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, हमें पता ही नहीं है। मोबाइल में सॉफ्ट फ़ोन आ रहा, हाल में सरकार ने बंद किया, उसका मुहिम चलाया उन्होंने, उदय माहूरकर जी ने। जी, आप जान रहे हैं उनको। मेरे उस पे पॉडकास्ट हमने पे कुंभ में गए उनसे थे। चर्चा भी की, चाइल्ड पोर्न में जो बहुत सारी चर्चाएँ की इस पे हमने, और अभी हाल ही में बंद हुआ वो। फिर भी नहीं बंद हुआ, हाँ, इंस्टाग्राम पे भी यस, चालू है। फिर भी कंटेंट खत्म नहीं हुआ है, हाँ। क्योंकि उसके कंटेंट के आने के अलग-अलग एल्गोरिदम है। मैं तो टेक्नोलॉजी मुझे वाला आदमी नहीं हूँ। चलिए आपको मैं इसी पे रोक देता हूँ। यूट्यूब पे जाओ और लिखो मार्क जकरबर्ग grilled by senators. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Zuckerberg, let me start with you. Did I hear you say in your opening statement that there's no link between mental health and social media use? Senator, what I said is I think it's important to look at the science. I know it's people widely talk about this as if that is something that's already been proven, and I think that the But the problem is that in India he doesn't give a fuck. उसको फर्क नहीं पड़ता ना तुम्हारे वो लैंड लॉ ऑफ द लैंड से वो जुड़ा हुआ है, ना उसे मतलब है। आप समझ रहे हैं ना? तो नहीं लगता आपको कि भारत सरकार को चाहिए कि थोड़ा सा इंस्टाग्राम से स्ट्रिक्ट हो जाए कि भाई ये न्यूडिटी क्यों है? मैं अभी दिखा दूंगा, हाँ, हाँ, ऑफ कोर्स। अभी दिखाऊंगा इंस्टाग्राम पे न्यूडिटी आपको, और बहुत इजीली अवेलेबल है। सर, मैं खुद बोल रहा हूँ, लेकिन रात भर रील्स मैं भी देखता हूँ। हाँ। मैं रील्स चेक करने के लिए देखता हूँ कि हो क्या रहा है, और कई बार चेक रात करते हटा दोगे तो लोग नॉर्मली लेंगे ना। अब रात भर बोलोगे तो पब्लिक नेगेटिव ही लेगी। रात भर इसलिए सर, कई बार क्या होता है कि अक्सर रात को ही समय मिलता है हम लोगों को, सारा दिन तो काम कर रहे होते हैं। अच्छा, रील्स देखते देखते अब कई बार बड़ी अच्छी रील्स भी मिल जाती है जिसमें हमको एब्यूजिव रील्स में मजा भी आ रहा है, लेकिन भेजे किसको? सर्किल बड़ी लिमिटेड है, काम ऐसा कर रहे हैं, सबको भेज नहीं सकते, वरना कहना चाहिए ऐसा सोचता है। तो अपने भेजने वालों की बड़ी ब्रॉडकास्टिंग लिमिट बड़ी सीमित है, तो खुद भी देख करके हंस ले रहे हैं, लेकिन बाद में जब सोचते हैं क्रिटिकली उस पर हो क्या रहा है, अगर हम ये देख रहे हैं, अच्छा ऐसा होता है, आप देख रहे हैं, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, थोड़ी देर मेरे पास आने लग जाएगा, चाहे मैं आपको फॉलो करूँ या ना करूँ, इतना स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम है। तो अगर मैं घर में देख रहा पर ये हूँ, तो 2017-18 से हो रहा है ये वाली चीज़ जो आप बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बार-बार ये आरोप लग रहे हैं, कई जगह पे इंस्टाग्राम पे भी आता है, कई रील भी आती हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ है। हाँ, फेवरेट क्वेश्चन है, अच्छा है, मैं ज़रूर इस पे बोलना चाहूँगा। मैं शुद्ध ब्राह्मण परिवार से हूँ, सरकारों के लिए काम करता हूँ और पैसा मिलता है सरकार से, उतना भी नहीं मिलता जितना मैं कह दे रहा हूँ। जिनका अपना स्वार्थ है उत्तर प्रदेश सरकार से, ठेके को लेकर के, काम को लेकर के, किसी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं सबके, उनके लिए ब्राह्मणवाद है। मेरे पिताजी और मेरे स्वयं के लिए कोई ब्राह्मणवाद नहीं है, या मेरे जैसे लोगों के लिए कोई ब्राह्मणवाद नहीं है। सरकार काम दे ना दे, पैसा दे ना दे, क्यों? यूपी में सब कुछ था, एक चीज़ नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर। बाबा का ये फेवरेट सब्जेक्ट है, और जहाँ ये आता है बाबा एक्सेल करते हैं। बाकी वो ब्यूरोक्रेसी में क्या करते हैं और वो इकोनॉमी के लिए क्या कर रहे हैं, वो सब अलग विषय है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी बैठी हुई है, उसकी आवश्यकता भी नहीं। यूपी को चाहिए सेफ प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, बाबा वो दे रहे हैं, बाबा की वो यूएसपी है। हमारे लिए उतना ही स्वार्थ है, हमको जब टेंडर नहीं मिलेगा तो हम ब्राह्मणवाद फैलाएंगे, दलितवाद फैलाएंगे, और ऐसे जितने भी वाद हो सकते हैं वो वाद पैदा होंगे। हाँ, जिनको मिल रहे हैं वो प्रभावशाली हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी किसी ब्राह्मण को नहीं मिल रहा है। उनके इर्द गिर्द भी 1-2 ब्राह्मण हैं, आप जानते हैं, वो ब्राह्मण होके ही वहाँ पे वाद फैला करके ही काम कर रहे हैं। वाद नहीं भी फैला रहे हैं, वादी हैं तभी वहाँ पे हैं, बैठे हैं। तो मैं ऐसे किसी बात को नहीं मानता। मैं यूपी में हूँ और सारा कुछ मेरा काम वहीं पे है, घर वहीं पे है, आना-जाना है। हाँ, बात सही है, जब कहीं पुलिस का कुछ और चीज़, जैसे अभी 2 दिन पहले मैंने ट्विटर पे वो विद्युत विभाग आए दिन मनमौजी बिल दे दिया करता था मुझे, मैं ट्विटर पे, भुक्तभोगी हैं। हाँ, मैं उसको सही करा लेता हूँ, तो मैं प्रभावशाली हूँ, ब्राह्मणवाद चल रहा है मेरा। बाबा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे ट्वीट पे खटाक से आ जाता है, बिल माफ़ होके आ जाता है। जब भी होता है ट्वीट करता हूँ, आके सब एसडीओ तक माफ़ करके जाते हैं। पुलिस का कोई काम होता है, थानेदार नहीं सुन रहा है, मुझे किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, मैं ट्वीट करता हूँ या कुछ बोलता हूँ, काम हो जाता है, मेरा तो चल रहा है। तो हो सकता है बाबा मुझसे मिल भी नहीं रहे, मेरा काम भी नहीं करते, लेकिन मेरा काम हो जा रहा है, तो ये बात मुझे पसंद है। अगर ऐसा ठाकुरवाद ब्राह्मणवाद चला रहा है तो ठीक है। अच्छा, बाकी देखिए, हाँ। मेरा टाइटल ये है
मैं उस घर में पैदा हुआ, आपका टाइटल कुछ और है, आप उस घर में पैदा हुए, ये हमारी आपकी गलती है क्या? नहीं नहीं। पैदा हो गए भाई, अब उसको कैरी कर रहे हैं, चलाना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, यदि मैं बातों से, काम से हर जगह जातिवादी हूं तो मैं जातिवादी हूं। बाबा अगर क्रिमिनल को मार रहे हैं तो क्या पंडित के लिए मार रहे हैं या दलित के लिए मार रहे हैं? वो सबके लिए मार रहे हैं ना। सुखद इन्वायरमेंट अगर स्टेट का बन गया तो सबके लिए बनाना। आज ये ट्रेड शो ये इन्वेस्टमेंट दुनिया भर की बात जो हो रही है, हमारी आपकी बच्चियां टहल रही हैं या कुछ भी हो रहा है, यूपी लौट के आने की सोच रहे हैं हम। दिल्ली में हम इतने दिन से काम कर रहे हैं, आज मन करता है गांव में भी एक ऊपर घर बना ले, वहां पे ऑफिस बना लिए। मन क्यों हुआ? ट्रांसपोर्टेशन, सुविधाएं, एनवायरमेंट सब हो गया, कोई आपको दखलंदाजी करने वाला नहीं। यही तो चाहिए था। अतीक क्या करता था इलाहाबाद के शहर में? क्या लोग भूल गए क्या उस चीज को? बिल्कुल याद है। लोग भूल गए। हिम्मत नहीं होती थी। मैं भी था उस हाँ जमाने हाँ, अगर में। आप पढ़ रहे होंगे, हाँ, हम भी हिम्मत नहीं होती थी किसी की, कोई दुकान खोल ले, कोई ढंग की दुकान। हम लोग बोलते हमें आती को आगो आगे। हाँ, ये इन्वायरमेंट खत्म हो गया। या और भी कोई, अतीक का नाम क्यों ले, हम किसी वर्ग विशेष पे क्यों जाएं? और कोई जाति का व्यक्ति जो गुंडाई करता था, डरते थे गांव के लोग, नहीं भैया इसके सामने नहीं करनी। उसकी वो औकात रह गई है क्या गांव में? या ऐसा नहीं है, बहुत सारे पंडित भी बहुत बाहुबली हुए हैं, क्या आज उनकी वो औकात है? तो अगर ये साम्यता बाबा ला दिए तो ये तो अच्छा है ना। मेरा हमेशा से ये है कि अगर कोई ब्राह्मण बाहुबली बनता भी है तो रात के अंधेरे में जाके मदरसे की लड़कियों को नहीं उठा के लाएगा। नहीं लाएगा, नहीं लाएगा, नहीं लाएगा, ये है, इसमें कोई दो राय नहीं बिल्कुल है। नहीं। चाहे वो पुराने वाले बाहुबली हो, और उनका भी एक स्टैंडर्ड था जो पुराने बाबा ब्राह्मण का सब बाहुबली अच्छा है। थे। हाँ, और पॉडकास्ट के माध्यम से इतना कह दूं, क्योंकि वैसे तो वो मुझे बुला के सुनेंगे नहीं, हाँ। कि थोड़ा सा सलाहकारों से सतर्क रहे, बाबा जैसा कोई नहीं। और बाबा को अगले 50 साल यूपी रहने की जरूरत है। यूपी सारे स्टेट को सरपास कर जाएगा, कर चुका है, मुंबई को, महाराष्ट्र को नंबर टक्कर 2 दे पे, रहा है, हाँ। कर जाएगा। लेकिन बाबा को ही वहां रहने की जरूरत है और किसी की नहीं। उनको बस कोई डिस्टर्ब ना करे, सेंट्रल अपना काम करे, वो अपना काम करे, यूपी मस्त चल रहा है। आपको तो पता ही है कैसे डिस्टर्ब किया जा सकता है उनको, है ना? नहीं, मैं इसीलिए डिस्टर्ब शब्द बोला हूँ। मेरे लिए मुश्किलें होंगी, थोड़ा मोड़ा पैसा मेरा सेंट्रल से भी जाएगा, लेकिन ठीक है। पेट्रियटिज्म और रिजर्वेशन दो अलग अलग शब्द हैं, हाँ, ठीक है? इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपके रिजर्वेशन थ्रू का टाइम- नाम भुक्तभोगी ना हम, चूंकि हम लोग पॉडकास्ट करें, इट मींस ऑफ कोर्स कि हम किसी कोटा में हम नहीं गए। हमारी मतलब बचपन से आपका भी मन नहीं रहा होगा ऐसी किसी प्रणाली में लेकिन जाने का। हमारे आदरणीय जो वो हैं चीफ जस्टिस साहब हैं, झोपड़े में रह के उन्होंने पूरी हाँ, जिंदगी झोपड़े में निकाली। रहे, जिसका बाप इतना गवर्नर रहा हो, असेंबली स्पीकर भी रहा शायद, पर क्या पता सांसद भी क्या रहा। पता उनके पिताजी उनको बोले तू झोपड़े में रहेगा। आप झूठ किसको बोल रहे हैं? झोपड़ी में आप नहीं थे। सही बोला वो किशोर ने, जो 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 राकेश किशोर। जिस सज्जन ने जूता फेंका, उसने बोला By the way, वो कि भी दलित दलित में, ही हैं। हाँ वो कहता ना वो कि मैं भी दलित हो सकता हूँ। और यदि आप बट नो, yesterday he told a reporter कि मैं दलित ही हूँ। हाँ वो है, तभी तो बोल रहे थे वो। हाँ, हाँ, हो सकता हूँ मतलब वो हाँ। अच्छा बनने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो है वही। तो आपके और बाद मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितना गर्व हुआ उस आदमी हाँ। पे। जब उसने ये बोला ना कि मैं भी दलित ही हूँ, तब मुझे लगा कि यार ये पीड़ा केवल मेरी नहीं थी। एक लाइन उसने और बोली सर, आपने हाँ, सुनाओ। हाँ, हाँ, उन्होंने, सॉरी, हाँ। 72 साल की उम्र है, हाँ। और उन्होंने बोला कि मैं साक्षी था, डायरेक्ट मुझे निर्देश हुआ, करने वाला वही है। आध्यात्म की वो पराकाष्ठा है कि 72 साल के बाद मुझे क्या ही चाहिए। तुम बार काउंसिल से डिबार कर दो, प्रैक्टिस से रोक दो, मुझे क्या ही चाहिए। मैं कब, उन्होंने एक लाइन बोली, कब तक सुनूंगा, कब तक सहूंगा ये सब। इसका मतलब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में ऐसे न जाने कितनी चीजों को 72 साल तक जब आदमी सुन लेता है ना, तो ऐसे जूता फेंक के ही मारता है, फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है, क्योंकि उसको लग रहा है अब अंतिम समय है, मुझे अब जाना है, तो कुछ तो करके जाऊं। मैंने जब जो हमारे सीजीआई साहब हैं उनके स्टेटमेंट्स वगैरह सुने तो मुझे लगा बड़े बहादुर व्यक्ति होंगे, पर जूते जिस तरह से वो डरे हैं हाँ। तो वीडियो नहीं, आया, आपने छोड़ दिया। मैं surprise हो आप गया। उदारता क्यों दिखा रहे हैं? आपको उदारता दिखानी चाहिए तो उस पिटिशनर पे। बिल्कुल नहीं, पर मैं इस पे मेरे पास एक और पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, जो मैंने अपने एक सोलो शो में कहा था, मैं आपके सामने रिपीट करना चाहूंगा उसको, कि चलिए मुझे नहीं पता कौन दलित जाएगा, मैं जाता हूँ, भगवान बुद्ध जो थे वो मेरी कास्ट के थे, मैं जाता हूँ। मुल्ला उमर से क्षत्रिय तो कहता थे ना हूँ, वैसे? बिल्कुल, हाँ, शाक्य तो? थे वो। मैं जाता हूँ और मुल्ला उमर को बोलता हूँ भाई तूने बामियान की मूर्तियों में तोप लगा के उड़ाई है, इनको रिस्टोर करवा दे। और मुझे वो बोलता है कि अबे इतने पावरफुल है ना तेरे भगवान, जाके उनको बोल खुद से रख लें। कितना बुरा लगेगा मुझे। नहीं, एक चीज और बताऊं मैं, ठीक है आजकल जातिवाद इशू हो गया तो मुद्दा बन गया, भगवान हमारे करते तो बैठ तो गए रामलला, है तो हमारे भगवान बैठ गए, उखाड़ पाए कुछ? पावर है तो हमारे भगवान में, बैठ तो गए। हम लोग की आंखों के सामने, मतलब आंदोलन भी हमारे सामने शुरू हुआ। बिल्कुल, जिस दौर के हम लोग हैं, हमारे बिल्कुल, सामने आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन अशोक जी कहते थे, और वो हमारे वो, मैं महाराज का नाम सुन रहा हूँ, भूल रहा हूँ मैं उनका, जो जौनपुर वाले हैं। हाँ जौनपुर वाले, वो कहते थे अशोक सिंघल जा, बनेगा मंदिर, जा तू यहाँ से, बन तो गया। है तो है, पावर है, लेकिन आप बोल क्या रहे हैं? आपका स्तर हमारे दैवीय फिगर्स पे बोलने की औकात आपकी नहीं, चाहे आप सीजीआई हो, प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, आपकी हैसियत नहीं है उनको बोलने की। बात इसकी है,
भगवान में ताकत तो है, हम आप चल रहे हैं, जी रहे हैं, हो रहा है, सब कुछ घटित हो रहा है। पर हमारे हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता हैं, सर्वोच्च नेता हैं, सर्वोच्च नेता कह जाएंगे, जो जिन्होंने एक रूल बनाया था कि 75 में रिटायर हो जाना चाहिए, पर वो खुद नहीं हो रहा है। नहीं, इसमें मेरा सुनिए मेरी बात सुनिए तो हाँ। पूरी। जब वो उन्होंने ये कमेंट किया था कि जाओ और विष्णु भगवान से बोलो कि अपनी गर्दन खुद ठीक कर लें, तो वो 75 वर्षीय हमारे महान नेता ने एक शब्द नहीं बोला, मैं और उनके जैसे ही लिए जूता फेंका गया वो उनको लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट मुझे कर दिया। संदेह है कि जूता फेंकवा करके, गवई से माफ़ी मंगवा करके और गवई को निरुत्तर करके मुझे कुछ कॉन्स्पिरेसी लगती है। इसमें भी डीप स्टेट मुझे लगता है। इतना ही बोलूँगा। बाकी तो अपने योगी जी बाबा यहाँ पे रहें और मोदी जी यहाँ पे बने रहें, बस मेरी व्यक्तिगत इच्छा तो यही है। मेरा मतभेद हो सकता है, इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे मैसेज दिया है, मुझे रिकॉग्नाइज़ किया है, क्योंकि मेरी मन की फीलिंग है कि एक ऐसा व्यक्ति जो जब से आया है 14 से मैं देख रहा हूँ, मैं एक दिन ज़्यादा काम कर लेता हूँ तो अगले दिन दवाई लेता हूँ, यार बुखार सा लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। बाकी सारी बुराइयों को छोड़ दें, उनके व्यक्तिगत जीवन को छोड़ दें। मैं गुजरात भी काम करता हूँ, बहुत सारी स्टोरीज़ सुनता रहता हूँ। उन सब चीज़ों को अगर छोड़ दें, तो बस इतना देखें कि वो आदमी कितना कर्मठशील है और कितना काम कर रहा है, बस बाकी सब छोड़ दें। वो ठीक है, पर आपने बाल नरेंद्र वाली किताबें पढ़ी ही नहीं पढ़ी। मैंने नहीं पढ़ी है। पढ़नी चाहिए आपको, ये हद हो गई। अच्छा वापस आते हैं, मुझे एक बात उसमें बताइए कि जो कब इस पे आपने काम करा है, रिजर्वेशन और राष्ट्रभक्ति पे आप लोगों ने इस पे हमने करा डायलॉग है? करने शुरू किए, बट दुर्भाग्य था रिजर्वेशन पे बोलने के लिए रिजर्वेशन वाले लोग ही आते थे, हम्म, तो हम उस पे बहुत बढ़ नहीं पाए, क्योंकि इस विषय को जब सरकार नहीं डील कर पा रही है, तो एज ए थिंक टैंक, एज ए पॉलिसी रिसर्चर हम लोग क्या ही कर पाएंगे। मुझे एक बात बताइए, जब मान लेते हैं आपका रिजर्वेशन है, ठीक है, आपका रिजर्वेशन है, आपने अपने पुत्र को भी दे दिया रिजर्वेशन, तो वो मेरा हक नहीं कर रहा, वो आपका पुत्र, वो आप ही कास्ट के गांव में रहने वाले लड़के का हक इस पे खा मुझे रहा है। राजा भैया का भी हाल का स्टेटमेंट, हालांकि उन्होंने कई लोगों को कोट किया, उनका स्टेटमेंट पसंद है, क्योंकि कुंडा में मेरे पैदाइशी कुंडा की है, वो हमारे विधायक रहे हैं जब मैं पैदा हुआ। उनका ये स्टेटमेंट मुझे बहुत पसंद है, उन्होंने खुल के इस पे बोला। उन्होंने कहा कि अगर आपने सुविधाओं का उपभोग कर लिया, बीइंग अंडर द कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन, देन आपको छोड़ देना चाहिए आपके अगले बच्चे, क्योंकि आपका स्तर बहुत सुधर गया। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जान रहा हूँ जो मेरे मित्र भी हैं, जो बैकवर्ड हैं, उनके बाप वो लगातार पार्टी, बीजेपी पार्टी ऑफिस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे पद पे हैं, बैकवर्ड हैं, दलित होने के नाम पे बैठे हुए हैं, उनके भी बच्चे दलित होने के नाम पे, फिर यूनिवर्सिटी में नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग हैं, तो बीजेपी इसको भी नहीं रोक पा रही है। कांग्रेस के एक लीडर है, बहुत बहुत फेमस नाम है, पहले आम आदमी पार्टी में भी गए थे, फिर बीजेपी में भी आए थे, अब फिर कांग्रेस में चले गए हैं। तो उनका उनका उनके पीए का कॉल आया था कि सुशील भाई आइए मिलिए, हमारे इनसे बाप से करना चाहते हैं पॉडकास्ट। तो उन्होंने कहा कुछ प्रश्न बता दीजिए। मैंने एक प्रश्न ये भी बोला कि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मेरा यही होगा, ये सवाल मेक और ब्रेक डील रहेगा, अगर वो लेंगे तो मैं आऊँगा, वरना नहीं आ पाऊँगा। सवाल वही था कि अगर आपके मालिक जो हैं ये रिजर्वेशन लेके इस स्तर तक, पहले आईएएस थे वो, आईएएस से फिर वो पार्टी में आए और सब कुछ, क्या इनके पुत्र को भी लेने का अधिकार है? अगर उनको बता दें वो तो मैं आ जाऊँगा। उन्होंने बोला इस बीजेपी पे बात पार्टी नहीं ऑफिस में जितने लोग दलित के चलते रखे गए हैं या दलित की बात करने के लिए रखे गए हैं, उन सब की पत्नियां या उनकी माताएं अपर कास्ट से हैं, उनके खुद के अफेयर अपर कास्ट से है, वो शादी भी अपर कास्ट में करना चाहते हैं, अपनी कास्ट में आप क्यों नहीं करते? आप रिजर्वेशन के थ्रू शादी करो ना। होगी। शादी करने में आप जबकि कोटा क्यों छोड़ देते हो? जबकि कांशीराम उल्टा चाहते थे। हाँ, मान्यवर कांशीराम कई बार उन्होंने अपने भाषणों तक में बोला है, और मेरे पास वीडियो पड़ा होगा यूट्यूब पे, कि ये जो है हमारी दलित महिलाओं को अपर कास्ट से शादी करनी चाहिए, क्योंकि तभी जाके ऐसे लोग आएंगे हाँ। जो लड़ लेंगे। ठीक है, उनका स्टेटमेंट लेकिन ऑन दलित द रिकॉर्ड है। दलित के नाम पे सारा मलाई खाने के बाद आपको अपर कास्ट की औरत क्यों चाहिए? महिला क्यों चाहिए? औरत शब्द गलत अगर बोल दो तो मैं। ये तो हमारे बाबा साहेब का भी था, डॉक्टर हाँ। भीमराव अम्बेडकर की हाँ, तो पत्नी अभी जो ब्राह्मणी मध्य थी। प्रदेश वाले ने बोला है, गलत नहीं बोला है, मैं तो सही मान रहा हूँ। कौन मध्य प्रदेश वाला? जो आजकल मिश्रा जी हैं, हाँ, जो अपनी गिरफ्तारी देने गए हाँ, थे। हाँ, मुझे बिल्कुल गलत नहीं लग रहा है जो मैं बोल एक रहे बात हो। बता दूं आपको, ठीक है, मुझे एक किसी ने ये हिम्मत पता तो है, की। मुझे ये पता है क्षत्रिय कितना भी पावरफुल हो, सबसे पहले आप ही लोग जाके उठाएंगे झंडा, तभी उठेगा। क्योंकि हम लोग बकैत होते हैं। झंडा तो आप ही उठाएंगे। मैं 10,000 बार ये बोल चुका हूँ पंडित कि बकैत यही, होता है। हाँ यही कर पाएगा, जो कुछ करेगा यही आदमी पहले आएगा। अच्छा, मेरे बेस्ट फ्रेंड सारे पंडित हैं, तो मैं उनसे डिस्कस ही बोलता हूँ, तुम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा पहले। ऐसा डंडी आप ही लोग लगाते हैं। हाँ, हाँ। तुम ही बोलो। नहीं सही है, ऐसे मैं मानता हूँ कि गलत यही नहीं लोग बोला। करेंगे। अच्छा, मुझे तो राकेश का भी उम्मीद थी कि ये मिश्रा ही निकलेंगे, हाँ, और चलो वो कुछ और निकले, तो मुझे लगा हाँ चलो भाई उनकी बात अलग है। लेकिन मैं बहुत प्रभावित हूँ राकेश कौशिक जी से, जिन्होंने मतलब वो उनका दर्द झलक, वो कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा। आपने ध्यान हो हाँ एएनआई को हाँ, ही इज इंटरव्यू में नॉट, हाँ ही इज वो नॉट, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे। बिकॉज वकील है इसलिए आपको लग रहा है कि वो स्टेटमेंट है, और और चूंकि उनका अनुभव है 35 साल का, इसलिए उनके लाइन बहुत अच्छी, हिंदी बहुत अच्छी बोल रहे हैं वो। सर उस लाइन में कुछ भी फैब्रिकेशन नहीं था। हम्म, अगर आप स्टेटमेंट देते हैं, बिल्कुल सुनते हैं, बिल्कुल, हाँ। कुछ भी फैब्रिक, बहुत और ना ही प्लेन, लिखा हुआ था, हाँ बहुत प्लेन लैंग्वेज थी, हाँ, बहुत साधारण से बैठकर उन्होंने अपना दुख बताया। और ये हमारा आपका भी दुख है। मेरी एक ज़मीन है बगल की, हमारे ही परिवार के किसी ने जबरन उसको कब्जा कर लिया था, और छुट्टी के दिन जाकर के उस पे स्टे लेकर के, बाद में हमने अपने प्रभाव का उपयोग करके सब कुछ सही कर दिया, अलग बात है। लेकिन छुट्टी के दिन कोर्ट से उसको स्टे मिल गया, एक मुनीम के कहने पे।
ये हमारा सिस्टम है। मैं ऐसे बहुत सारे जजेस के बच्चों के साथ रहा हूँ जो सारा दिन दारू पीते थे और सुबह जाकर के कोर्ट से जो है बेल लेके चले आया करते थे प्रभाव के दम पे। अदरवाइज जब गरीब की बात आती है तो ऑस्कर वाइल्ड कोट हो जाता है। हाँ। जब 4 साल की बच्ची का भोपाल में रेप होता है हम्म। तो किसी धर्म विशेष के व्यक्ति को उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला जाता है, और ये कहा जाता है ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था सर कि ऑस्कर हर वाइल्ड ने जो कहा था जजेस के पास इतना टाइम है कि जिप खुली थी कि बंद थी कि छुआ कहाँ तक था, स्टेटमेंट ऐसे आते हैं। अभी तो मुंबई हाई कोर्ट का बयान हाँ किसका आया है कि कपड़े उतारना हाँ रेप का अटेम्प्ट नहीं है। मतलब वो लाइन तो हम लोग रील पे सुनते हैं कि ऊपर ऊपर से कर लिया, लेकिन और जजेस एक भी यही बोलते हैं कि आपके ऊपर ऊपर फेवरेट से। आपके फेवरेट शहर का एक जज साहब का स्टेटमेंट आया था कि स्तन छूना हाँ रेप का अटेम्प्ट मैं नहीं बोल है। तो रहा हूँ, रील में हम लोग सुनते थे कि ऊपर ऊपर से कर हाँ लिया, लेकिन हाँ। अब ऊपर ऊपर से जजेस भी जजमेंट दे रहे हैं। अच्छा, मुझे पता है क्या लगता है, अब मैं कोई किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पर मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि इस तरह के फैसले जिनमें देख के लग रहा है कि गलत है, मतलब किसी भी सुसंस्कृत व्यक्ति को खड़ा कर दो, बोलेगा भाई गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या वो जज साहब जो फैसला दे रहे हैं क्या उनकी पुत्री के साथ ये होगा तो उसको वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये दूसरा आपको सवाल एक है सच मेरा। बताऊं, शायद हाँ। बुरा लग जाए लोगों को, हम्म। जितने टॉप जजेस हैं, जितने हाई प्रोफाइल वकील हैं, इनके घरों की स्थितियां बहुत खराब है। अच्छा अच्छा, यहाँ तक मैंने सुना है इनके यहाँ की वैवाहिक स्थिति बहुत खराब है। हाँ, मैंने सुना है एक सबसे बड़े जज है, उनकी पुत्री का भी डिवोर्स केस चल रहा है। मैं बता तो रहा हूँ, हाँ बड़ी स्थिति खराब है हाँ इनके हाँ यहाँ। हाँ ये जितने हाई प्रोफाइल लोग हैं, बहुत दयनीय स्थिति है। हम्म, मतलब पारिवारिक स्थिति और पारिवारिक सौम्यता बहुत गर्त में जा चुकी है। ये सब फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। या फंडेड लोग हैं। फंडेड तो है ही है, फंडेड एंड फ्रस्ट्रेटेड है। फंडेड तो 100% है। अच्छा। इनकी एक एक लाइन ये लिखते भी कहाँ है। हम्म मैं लिब्रान आयोग की जब रिपोर्ट आई थी अयोध्या पे, तो हम्म मैं आदरणीय चंपत जी के साथ था, तो बहुत मैं अपनी पढ़ाई के अर्ली स्टेज पे था, तो उसका ट्रांसलेशन करना था, उसको हिंदी में करना था क्योंकि नेक्स्ट डे कुछ जवाब जाना था। हम्म, तो हम लोग उसको, मैं डिक्शनरी लेकर के पढ़ के जो जो क्लिष्ट क्लिष्ट शब्द थे उसकी हिंदी बना बना के दे रहा था। वो पूरी रिपोर्ट लिखने के बाद उसमें जबरन कठिन शब्द डाले गए थे उसको अच्छा बनाने के लिए। ये सब यही करते हैं। सारी रिपोर्ट लिखने के बाद में उसमें मुश्किल से मुश्किल जार्गन्स डाले जाते हैं, अच्छे से अच्छी अंग्रेजी उसमें डाल करके उसको सजाया जाता है। ये कोई जजमेंट लिखते हैं लोग। थिंक टैंक का भारत के ऊपर कितना प्रभाव है? प्रभाव बढ़ रहा है, बढ़ इसलिए रहा है कि नैरेटिव क्रिएट करने में थिंक टैंक का बहुत रोल है। संवाद करना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये बात सच है कि अगर आपको कोई बात करनी है, पॉडकास्ट एक नया माध्यम आ चुका है जो ज़्यादा प्रभावी है, किसी थिंक टैंक से ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि रील्स का दौर है, लोग सेकंड्स में सब कुछ जानना चाहते हैं। इसको कोई नकार नहीं सकता है। पॉडकास्ट एक इम्पॉर्टेंट, अगर मैं कहूँ पॉडकास्ट भी एक थिंक टैंक हो चुका है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन एक डॉक्यूमेंटेड और फॉर्मलाइज वे में किसी भी चीज़ को डिस्कस करके, डॉक्यूमेंट करके, लिख करके, तैयार करके एक रिपोर्ट अगर देना है, थिंक टैंक का बड़ा रोल रहा है और बढ़ रहा है इस देश में। इस देश में कुछ रेप्यूटेड थिंक टैंक हैं जो डिप्लोमेसी और जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे काम करते हैं। उनका काफ़ी प्रभाव है, वो पॉलिसीज़ भी इन्फ्लुएंस करते हैं। उनके नाम आपको पता है, आप पता भी कर सकते हैं, नाम कोट करना ठीक नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि मैंने अपने इस थिंक टैंक से एक हद तक अगर अपनी बात सरकार को मनवाई है किसी डायलॉग को करने के लिए, इसका मतलब मेरा प्रभाव उस काम को करवाने के लिए है, इसमें मैं प्रभावित कर पा रहा हूँ। तो प्रभाव तो है और ये बढ़ेगा, क्योंकि एक अच्छा संवाद करना, संवाद से कुछ अच्छा जनमानस तैयार करना जो प्रेजेंट सरकार को या अपोजिशन को कोई मुद्दा देता है, और इट मीन्स कि आप प्रभावशाली हैं। तो जो आप एक और भी सवाल बहुत आता है जो कई लोग उठाते रहते हैं कि भाई थिंक टैंक पैसा इतना आता कहाँ से और करते क्या उस पैसे इतना नहीं आता है, जिसका प्रॉक्सिमिटी सरकार से है, हम्म, वो तो उतना ले आता है। हम्म, जिसकी मैं प्रॉक्सिमिटी शब्द यूज कर रहा हूँ। सपोज करिए मेरे बारे बड़े घनिष्ठ संबंध है सरकारों से, सरकार के लोगों से। मुझे कुछ प्रोग्राम करना है, घटिया ही प्रोग्राम है। हाँ ठीक है, आप एक प्रोग्राम करनी है, 10 लाख उनको दीजिए, 5 लाख उनको दीजिए, ठीक है आपको इतना जा रहा है, ठीक है ना। उन्होंने उसका 10% खर्चा किया, बाकी उनकी आमदनी हो गई। वो आमदनी थिंक टैंक की हुई या व्यक्तिगत हुई पता नहीं। आमदनी के स्रोत एक चैलेंज है अच्छे रिसर्चर के लिए, क्योंकि जो अच्छा रिसर्चर होगा वो पीआर नहीं कर पाएगा, वो कॉन्टैक्ट नहीं बना पाएगा, वो काम करेगा। या उसका बॉस अगर बहुत अच्छा सोचता है, बहुत अच्छा शोध करता है, या वो पढ़ता है, तो उसके पास समय नहीं है लोगों से संपर्क बना करके पैसा लाने का, क्योंकि पैसा लाना, संपर्क बनाना अपने आप में एक बड़ा काम है। ठीक है, जो मैनेजमेंट का काम है उसके लिए अलग स्किल लगती है, उसके लिए आपको विद्वान होना जरूरी नहीं है, उसके लिए आपको कट और मार्जिन देने का आपके पास स्किल आनी चाहिए। तो जो थिंक टैंक इस स्किल में महारत है, या पुराना हो चुका है, या उसके संबंध इस स्तर के हैं उस लोगों से, सपोज कीजिए किसी डायलॉग को करने से मैं पॉलिसी बदल सकता हूँ। तो जिस विभाग की, जिस मिनिस्ट्री की पॉलिसी बदलने की संभावना होगी, या जिसको हम टारगेट, कुछ टारगेट ग्रुप्स भी होते हैं, कुछ टारगेट फोकस पॉइंट भी होते हैं, अगर उसको हम टारगेट कर पा रहे हैं तो ऑफ कोर्स उससे प्रभावित होने वाले सारे फंड हमारे पास आएंगे। तो मुझे इसको बहुत खुल के कहने की जरूरत नहीं है ये सब। मुझे एक बात और बताइए, जो ये जो ऑपोजिशन
70 साल तक राज करा है उसने। उसने भी थिंक टैंक बनाए होंगे। थिंक टैंक बनाया नहीं, ये नीति आयोग उन्हीं के लिए काम करता था। ये सारे विभाग, जितनी मिनिस्ट्रीज के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स बने, ये फंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसीज ही तो थे उनके ट्रस्ट को देने के लिए। आज जो कुछ भी थोड़ा बहुत काम हो रहा है, हम बुराई कर सकते हैं कि हाँ, कम हो रहा है, क्योंकि सिस्टम में लोग तो उन्हीं के हैं। जो उन्होंने एचआरडी में, चूंकि एचआरडी मंत्रालय कितने सालों तक हमारे पास नहीं था, जो उनके लोग सारे बैठे हुए हैं सिस्टम में फंड रिलीज करने के लिए, तो वही बैठे हुए हैं ना। और आप जिनको एबीवीपी से या कहीं से भी लाके बैठा रहे हैं, उनको जब तक समझ में आएगा कि फंड जाना कहाँ है, तब तक खेला हो चुका है। अभी जो बार कहेंगे बाबा फोटो हटाओ। अभी आईसीएसएसआर जो वोट चोरी का सीडीएसएस ने किया, फंडिंग आईसीएसआर करता था और बहुत दिन से होता चला आ रहा है, और ऐसी बहुत सारी एजेंसीज को आईसीएसआर फंड कर रहा है। किस बेस पे कर रहा है पता नहीं, भगवान जाने, वही लोग बताएंगे। लेकिन वहां तो इस सरकार के लोग बैठे हैं, तो भी ऐसा कैसे हो गया? तो कॉन्क्रीट रिसर्च या रिसर्च करने का दम अगर वो जो कौन से यादव हैं, योगेंद्र यादव जी करते हैं, तो बड़े सॉफ्ट भाषा में वो बोलते हैं, अगर वो कर पा रहे हैं तो आपके लोग ऐसा क्यों नहीं बन पा रहे? अगर वो आपकी सरकार से फंड उठा ले रहा है, सोनम वांगचुक भी फंड उठा ले रहा है, तो ये कमजोरी सोनम वांगचुक की नहीं है। आपका पैसा देने, सो फनी। पैसा कौन दे रहा है? योगेंद्र यादव अगर फंड निकलवा ले रहा है आपसे, हाँ, अरे करोड़ों में, छोटा मोटा फंड नहीं। जिसने मतलब लिटरली ये जिस पीपीटी 10 को बार बोला उसने, सर, जिस पीपीटी को आप भी बोगस बोल देंगे, उस पीपीटी के लिए करोड़ रुपए अगर मिल रहे हैं और वो रिपोर्ट अगर सबमिट होती है, तो उसके बाद पढ़ता भी कोई है? मैं बार बार उसी बात को बोल रहा हूँ कि रिसर्च करता कौन है, फंड आप देते किसको है, आपका क्राइटेरिया क्या है? और अगर ऐसे लोग आपसे फंड ले रहे हैं, तो वो मतलब वो ज्यादा उन पे विद्वान है, वो आपके लोग कम विद्वान है। लिटरली उस बंदे ने अभी कहा था किसान आंदोलन के बाद कि हमने जमीन तैयार कर दी, तुम नहीं खेल पाए, हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम, यस, पिच तो हमने तैयार यस, कर पिच दी तैयार थी। की, यस। सोचो लिटरली उस बंदे ने ये बात कही। हाँ, तो बहुत सारे थिंक टैंक पिच तैयार कर रहे हैं, बहुत सारे उनके थिंक टैंक है, बहुत सारे इनके थिंक टैंक है, लेकिन मुझे नहीं लगता इनके कोई थिंक टैंक है। थिंक Right टैंक wing आज भी उन्हीं के हैं, पर मुझे बात ये समस्या पूरे विश्व की है। पूरे विश्व लेफ्ट हर जगह इंटेलेक्चुअल है। इंटेलेक्चुअल नहीं है, दे क्लेम देमसेल्फ टू बी इंटेलेक्चुअल, और इतना क्लेम कर देते हैं कि हम आप मान लेते हैं उनको। हमारे सबसे बड़े नेता हमारे देश के, उनकी नजरों में अच्छा बनने के लिए पता नहीं क्या करने मैं आपको एक तैयार है। एग्जांपल बताऊंगा, आप हंसेंगे। हम्म, संघ परिवार से हूँ, बहुत बड़े संघ के अधिकारी हैं। आज से 5-6 साल पहले किसी प्रोग्राम में मैंने उनको देखा, मेरे पिताजी ने मुझे फ़ोन पे कहा, उनको बता देना मेरा नाम बस, देखो मैंने उनके साथ काम किया है, मुझे बड़ा सम्मान देते हैं। मैंने समझाया, पापा को मत कहिए, तो हम लोगों आ- के माँ बाप आ- ऐसे ही होते आप हैं, मत बोलिए, क्योंकि वो खुद ऐसे होते हैं, इसलिए उनको तो पूरी बड़ी दुनिया ऐसी सहज, है। क्योंकि पहले संघ में होता क्या था, आपको प्रणाली पता ही होगी। भोजन के लिए संघ परिवार के घरों में जाते थे, रात्रि का भोजन आपके यहाँ, सुबह का भोजन आपके यहाँ, आवास आपके यहाँ, व्यवस्था आप करेंगे, तो सब पिताजी लोग व्यवस्था करना। तो उन लोग को ये आत्मीयता डेवलप हो जाती है कि उच्च पायदान पे पहुँचने के बावजूद भी ये संघ के उस कार्यकर्ता को उसी दृष्टि से देखेंगे। उस भावना से उन्होंने मुझे कहा कि तुम उनको नाम बताना। मैं कहा नहीं पापा, आप रहने मैं दीजिए। उन अधिकारी का नाम भी गेस कर सकता हूँ, पर आप बोलते रहिए। तो मैं बता भी दूँगा उनका नाम बाद में। हम्म, बहुत बड़े अधिकारी हैं और हम्म, दूसरे-तीसरे पायदान पे भी हैं। तो जब मैं उनके नज़दीक गया, तो मेरे मन का कॉन्शियस बोला कि नहीं, पापा का नाम नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो मेरे पिताजी हैं, उनका नाम डिग्रेड नहीं होना चाहिए। अगर उनके नाम बताने पे इसने मुझे इज़्ज़त नहीं दी, तो उनके नाम बिल्कुल खराब हो जाएगा। सही मैं बात। उनके नाम को हम्म, नहीं बोलूँगा। मैं कहा मैं फलाना ये, मैं ये करता हूँ और मैं वहाँ से ऐसे, अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, भोजन किया? अच्छा, ठीक है, पानी पिया? हाँ, ठीक है। आज ठीक है, ठीक है, मिलते हैं। उसी दौरान एक धोती पहना हुआ डेकोरेटेड नया-नया संघी, जो ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड पता नहीं कहाँ, वो बंगाली, वो सजावटी अंग्रेजी में बोलते हुए उनके पास पहुँचा। हाँ, अरे तुमने धोती पहनी? ऑल ऑफ सडन उन्होंने मेरी बात को काट करके उससे एंगेज हो गए इतना, वो धोती पहन के आया है कि मतलब चाट ही लेंगे उसको। ये लेवल हो गया है। मुझे ऐसा लगता है संघ को उनकी जीत ने उनको हरा दिया। मैं लगातार इसको थोड़ा और सरकारों आगे देख रहा हूँ। जी जी मैं और आगे ये देख रहा हूँ कि पैसा, प्रभाव, ये हमेशा रिलेवेंट रहेगा। पैसा शायद उस स्तर का देखा नहीं था, इसलिए वो लोग रास आते थे जो खड़े होते थे। आज जो कि सहज रूप में हज़ारों करोड़ उड़ेलने वाले लोग फैले हुए हैं, जन्मजात संघी बन के, इसलिए शायद आवश्यकता नहीं है। और जो भाग भी जाएंगे उसी जो स्कूल भागो, से। वो आए इसीलिए है, हाँ। वो आए भी इसीलिए है। हम जब किसी बड़े अधिकारी के पास जाते हैं, सपोज़ कीजिए अच्छा, एक ये मिनट पब्लिक पॉडकास्ट है। इंटरप्ट करता हूँ मैं आपको। उत्तर प्रदेश लखनऊ जो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, वहाँ पे ये कहा जाता है, नेगेटिवली नहीं बोल रहा हूँ, कुत्ता भी झांकने नहीं जाता था एक हाँ। टाइम में। और जो उस समय जो बीजेपी के साथ जो जेन्युइनली जुड़े हुए लोग थे, जब सत्ता बीजेपी की आती है, सबसे पहले उन्हीं पर लात पड़ती है। मैं आपको थोड़ा आगे बता रहा हूँ। हम्म, जो मेरे अभिभावक भी हैं और मार्गदर्शन करते रहे, जिनको देख के मैंने संघ और समझा है, और वो विश्व हिंदू परिषद में उपाध्यक्ष भी हैं, और अशोक सिंघल जी जाने के पहले जिन पे सारा विश्वास करके सब कुछ दे करके गए, और निश्चित तौर पे जिनके नेतृत्व में राम मंदिर बन भी रहा है। तो जब उनके पास मैं जाता हूँ अब अक्सर, तो मेरे जाने के पहले 5-6 लोग, 10 लोग बैठे रहते हैं, वेल सूटेड बूटेड, या बाबूजी बाबूजी ऐसा करते हुए, और वो ऐसी बात करते हैं, तो मैं खुद को सोचता हूँ कि थोड़ा 2 कदम पीछे कर लो खुद को। कहीं ऐसा ना हो कि इन नए संघियों के, इन नए लोगों के बीच में मेरी वो अवहेलना हो जाए जो मुझे नागवार गुजर जाए। तो अपनी इज्जत अपने हाथ में, थोड़ा पीछे हो लो। ये दौर आ गया। और मुझे पता है, वो भी जानते हैं कि स्वाभिमानी कौन है, जो कुछ काम के लिए नहीं आया था, जो कुछ माँगने नहीं आया था, जो बस स्वतः उसी भाव से वो
जो पर आपको लगता है कि जो हमारे जो सो कॉल्ड सवर्ण है, इसके चक्कर में पीछे ही होते चले जा रहे हैं? कोई पीछे नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ हाथ की रेखाओं को कोई मिटा नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। समय होता है, सब कालखंड है। एक कालखंड है कि हम ही आप लोगों ने दिशा निर्देशन किया, राज नहीं किया, दिशा निर्देशन दिया लोगों को और इसीलिए ये लोग बचे रहे। आज ये लोग जो बात कर रहे हैं ना, ये अपने अधिकारों की जो छद्म अधिकार है, क्योंकि हम लोगों ने प्रोटेक्ट करके उनको बचाए रखा। चाहे संवाद के थ्रू या घरों में एंगेज करके। आपको पता है हमारे आपके घर के विवाहों में उनका कितना योगदान रहता आया हमारे है। यहाँ पे तो अभी पिताजी की मेरी मृत्यु हुई है, तो उनके यहाँ पे जो उनका जो अंतिम जो 13-16 दिन बाद जो अंतिम वाला किया जाता है, हुँ। एक पूजा होती है, उसमें एक मुसहर के द्वारा लिए दोना बना के आएगा, यस, उसी में पूजा हो सकती है भाई यस। साहब। और मुसहर आपको पता है कि सबसे छोटी जाति का व्यक्ति मुसहर ये होता है। सोशल फैब्रिक हाँ, जो हमारे उसी के हाथ परिवारों से ने आएगा और कोई नहीं ला सकता उसको। ये भी कल्चरल इकोनॉमी का हिस्सा है। हुँ, ये हमारी सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का ही हिस्सा है हुँ। कि समाज के हर वर्ग को इस तरह से हमारे सांस्कृतिक, पारिवारिक और वैवाहिक आयोजन में भी, मृत्यु के आयोजन में भी उनका योगदान इतना बिल्कुल, ज़्यादा रहा है। बिल्कुल। और इसीलिए हमारे यहाँ इकोनॉमी कभी डिस्टर्ब नहीं हुई, चाहे कोविड आया तो या पहले चाहे लेमन ब्रदर्स का आया, कभी डिस्टर्ब नहीं हुई। हमारे यहाँ सोशल क्योंकि बार्टरिंग सिस्टम था। नाई आके काम करेगा भैया इतना राशन एक पर मुझे देगा। एक बात बताओ ना, इसने तो मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा नुकसान हर कास्ट का सबसे ज़्यादा नुकसान संविधान ने ही किया। क्योंकि संविधान ने ये कहा कि जो तू अपना काम कर रहा है, ये काम ठीक नहीं है, इसको छोड़ दे पहले तो तू। मुझे लगता है संविधान की इंटरप्रिटेशन ने किया। हुँ, संविधान तो वहीं बैठा हुआ है बेचारा। हुँ, ये इंटरप्रिटेशन करने वाले वो हुँ, जो वकील जो दलील देते हैं, एक ही हुँ, लाइन को हुँ। फ़ेवर में करके बाद में उसी लाइन को दूसरे के फ़ेवर में कर लेते हैं। ये इस इंटरप्रिटेशन ने बहुत नुकसान किया है और ये भी कर रहा है। हुँ। ये विवेचना ही क्योंकि हो रही है। प्रॉब्लम यही है ना कि वो बंदा जो अपना काम कर रहा था, उसको आपने हटाया, अब उसकी जगह मुसलमान वो काम कर रहा है, हो चाहे वो कोई भी काम हो। भैया आप बताइए मायावती जी ने सबको कुर्ता पैजामा पहनाने के बाद में खुद खत्म हो गई। लेकिन उनका हुआ क्या जो कुर्ता पैजामा पहन करके गाँव में आतंक मचाना शुरू कर दिए थे, आज वो कहाँ गए? बर्बाद हो गए ना। उनका जो बेचारे काम करके उपार्जन कर लेते थे, आज वो भग गए हैं। चंडीगढ़ में कोई जूता सिल रहा है, कोई चाट बेच रहा है, कोई ये नौबत क्यों लाई? वो गाँव से भाग क्यों गए? क्योंकि आपने नेता तो बना दिया उनको, सस्टेनेबिलिटी दी नहीं। वो सस्टेन कैसे अब थे? अमेरिका ही देखिए, अमेरिका में काउबॉयज़ हैं। हुँ, दे आर वेरी प्राउड ऑफ बीइंग काउबॉयज़। हुँ, मतलब उन्हें घमंड है अपने काउबॉय होने पे। उनको अपनी जो काम वो करते हैं, यस। हमारे यहाँ काम को नीचा दिखाया गया। नाई ने हमारे यहाँ सारा काम छोड़ दिया ना। बिल्कुल, शादी में भी नहीं जा रहे अब। नहीं आ रहा। हमें हमारे यहाँ भी हाल में शादी हुई, शादी के लिए नाई नहीं मिल रहे। क्यों नहीं हाँ, मिल रहे? उनको हीन भावना आ रही है। ये हीन भावना पैदा किसने किया उनके अंदर? आज हम दैट्स अ आप बिग क्वेश्चन। आज हम आप रोज़ खुद को मेंटेन करने के लिए चाहे ट्रिम कराते हैं या रोज़ शेव करते हैं, 3 दिन में करते हैं या बाल को उसी स्तर पे मेंटेन क्यों करते हैं? अच्छा दिखना है, ये सारा पैसा किसको जा रहा है? अकेले नाई का प्रोफ़ेशन ले लीजिए सर, मुझे लगता है कि 1000 करोड़ से ऊपर का धंधा है ये। मेरे ऑफिस में इंटरव्यू के लिए एक लड़का आया था, तो उसके पिताजी नाई थे। हुँ, मैंने उसको बोला कि भाई तू पिताजी वाले बिजनेस में क्यों नहीं लग रहा? हुँ, तो कह रहा है कि एक्चुअली क्या है सर कि ये जो है ना, जो हमारा कॉल सेंटर है, ये कॉल सेंटर में जो मैं काम करूंगा वो काम जो है रिस्पेक्टेबल होगा। तो मैंने नाई के बिजनेस में क्या डिसरिस्पेक्ट है? तो कह रहा है कि पिताजी का कहना है कि ये धंधा अच्छा नहीं है तेरे लिए। तो जो पिताजी हैं उनको ही नहीं पसंद ये प्रोफेशन, उनको ही हीन भावना है अपने प्रोफेशन से। तो मैंने कहा कि उस फिर वो ये भी कहता है लड़का कि लेकिन पिताजी को सारे काम पसंद है अदरवाइज। तो मैंने अगर तू आईएएस बनेगा तो पिताजी तेरे को मना करेंगे कि आईएएस मत बन? कह रहे नहीं। मैंने कहा फिर तू नाई बनेगा, उसको क्यों मना करेंगे? तो मतलब उसको कुरेदना पड़ा, तब उसने ये बताया कि मेरे पिताजी को पसंद नहीं है ये प्रोफेशन, उनको लगता है ये सर आप छोटा मुझे प्रोफेशन है। बताइए वो मॉडर्न सैलून वाला जो आपकी दाढ़ी बनाते-बनाते आपसे पूछता है, भैया ये भी कर दूँ? हम्म, भैया थोड़ा आपका टैनिंग हो रहा है, थोड़ा ये कर दूँ? करते-करते आपसे ₹50 के बदले 250 या ₹500 ले लेता है। ये क्या है? ये सिर्फ़ नाईगिरी है। ये स्मार्ट बिज़नेसमैन की स्किल्स है। आप कहाँ क्या नाई ये भूल गया है कि आप बताइए मैं भी अपने गाँव जाता हूँ, वहाँ मेरी दाढ़ी ₹30 में बन जाती है। दिल्ली में आता हूँ, सामान्य दुकानों में 50 बन जाती है। सलन में जाता हूँ, साढ़े 250 से लेके ₹500 तक बन जाती है। ये जो पैसे का वेरिएशन टियर 2, टियर 1, टियर 3 सिटी का है, क्या इस आमदनी को नाई भाँप नहीं पा रहा है? एक और भी चीज़ है कि नाई जो हुआ करता था वो बड़बोला भी होता था। तो ये जो हीन भावना का समझ में नहीं आता, क्योंकि मुझे अभी भी याद है मेरे जो दादाजी थे, मतलब जमींदारी थी हमारे घर में, जो दादाजी थे उन्होंने 50 वर्ष की उम्र में शादी की थी। तो जो बारात लेके गए थे जहाँ पे, तो जब दूल्हा बन के, क्योंकि उनकी उनकी पहली पत्नी से कोई बच्चा लड़का नहीं हुआ था, तो दूल्हा बन के गए, शायद कोई बच्चा नहीं हुआ था। तो हमारे नाई थे, उनका नाम था जोखू, ठीक है। तो वो द्वार पूजा लगता, उठ के वापस आए तो पूछा जोखू कोई कुछ कह भी रहा था? तो उसने कहा था कि जोखू कहता है मेरे दादाजी से, जो जमींदार है, कि महिलाएं कह रही थी दूल्हा बड़ा नादान लग रहा है, अभी बहुत कम उम्र है उसकी। आप सोचिए कि एक जमींदार से एक हुँ। नाई कह रहा है, उसको ये अधिकार था। उसको अधिकार था, और वो हंस के साइड हो इतना गए। एक्सेस था, मसखरी कर लेने का, मसखरी में जवाब दे देने का और यही हँसी-मज़ाक सोशल फैब्रिक मेंटेन करता अच्छा था। मेरे यहाँ मेरे पिताजी, चाहे वो धोबी हो, चाहे दहीकार हो, चाहे वो चमार हो, चाहे वो नाई हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, ये चच्चा है तुम्हारे, हाँ, ये मम्मा है यस। तुम्हारे,
कभी पिताजी नहीं बोला कि अरे हाँ, छोटी जात का है, हाँ, इसकी इज्जत नहीं, मत नहीं, करना, नहीं, नहीं, नहीं। पासी हो, कोई भी हो, ये भैया हैं। अच्छा, ये तरीका था बात करने का, इसलिए पिताजी के सारे फैन थे, सबके सब बहुत इज्जत करते थे उनकी। आप समझ रहे हो ना, ये तो आपके पिताजी भी करते हो, हमारे गाँव का फैब्रिक ही ऐसा है। मैं तो जब यहाँ आकर के जब बड़ी-बड़ी बातें सुनने लगा कि इतना हाँ, अच्छा मुझे भरोसा नहीं होता था कि हाँ, अच्छा इतना डिस्क्रिमिनेशन है, हाँ, मैं तो कि रहा हूँ, मैंने तो नहीं देखा। कुआँ नहीं छूने दिया, कुआँ में धकेल देते थे, ठाकुर का धक्के मार कुआं के भाई, बांधते हमारी तो बहुत मारी गई है। मुझे समझ में नहीं आया, मुझे एक बात बताओ, ठाकुर मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मैं सोचता हूँ बोतलों में निकलवा के रख देता हूँ कि भाई कोई आएगा दे देना, ये एक बोतल तुम्हारा हुआ, एक बोतल तुम्हारा हुआ। हाँ, ये ज़रूर रहा होगा हाँ, कि तुम गलत काम करोगे तो डाँट तो खाओगे ना। ये तो हर समय, हर जगह, हर वर्ग में रहा, हर वर्ग में रहा। क्या हमारी ऑफ़िस में कोई स्टाफ़ अगर अपर कास्ट का है, क्या हम उसको डाँटते नहीं हैं? या दलित को हम डाँट देते हैं अगर वो बहुत इंटेलिजेंट है तो? नहीं करते ना। 12 साल की सत्ता में कितने लोगों ने जो करंट सत्ता के खिलाफ थे, दुम हिलाते हुए नजर आ रहे हाँ, हैं। अगर मेरे आपके पूर्वज 700 साल उधर और 250 साल इधर नहीं दुम हिलाया, तो इस बात पे गर्व करना काफी है। आरएसएस का 100 वर्ष होना बहुत बड़ी बात है। 100 वर्ष के उस कार्यक्रम में इतनी बड़ी बात वो चले गए, किसी ने खंडन नहीं किया, किसी ने काउंटर नहीं किया। ये क्या है? आज की व्यवस्था बता रही है कि कुछ भी बोल देने से एक लार्जर वोट बैंक डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं तो ताज्जुब हूँ, कोविंद जी बोल कैसे गए? क्या पता उनको क्या स्क्रिप्ट लिखते समय क्या वो उन्होंने सोचा भी क्या नहीं कि पता स्क्रिप्ट यहीं से मिली हो, क्या पता आरएसएस वालों ने स्क्रिप्ट दी हो कि ये नहीं, बोलना है नहीं, आपको गुरु। नहीं इतना तो मैं नहीं मैं चूँकि संघ में परिवार से हूँ इसलिए मैं इतना तो नहीं कहूँगा कि एक बार मुद्दा बिहार में छिड़ा था कि रिजर्वेशन, एक बार मोहन भागवत जी ने कह दिया था कि रिजर्वेशन इसीलिए सदैव उन्होंने नहीं रहेगा। इसीलिए उन्होंने लिख के तो नहीं दिया होगा। हम्म, मैं कोविंद जी के साहस का दाद दे रहा हूँ, जब वो स्क्रिप्ट लिख रहे होंगे रात भर पहले कि ये मैं बोलूँगा, दोबारा पढ़े होंगे, 3 बार पढ़े भी होंगे, क्या मैं बोलने जा रहा हूँ, जहाँ संघ चालक बैठे होंगे और संघ के मंच पे मैं बोल रहा हूँ, तो मैं उनके साहस को उनको भी पता है कि मेरे वोट की ताकत क्या है कि भई उपराष्ट्रपति तो वेंकैया नायडू जी भी थे। मोदी जी ने उनके रिटायरमेंट के बाद उनको कुछ भी नहीं दिया। आपको बैक टू बैक वन नेशन वन इलेक्शन का भी चार्ज उन्होंने दिया। आपकी सुख-सुविधाएँ और जो सब कुछ दे रखा है राष्ट्रपति उन्होंने। साहब को, हाँ, पूर्व राष्ट्रपति, अच्छा। हाँ, उनको तो इतना कुछ नहीं दिया जितना आपको दिया। तो आपको देने के वेंकैया पीछे का नायडू के पास टैलेंट है, इनके पास वोट है। हाँ, ये अब आप कह रहे हैं, ठीक है। मेरा एक अंतिम सवाल, चूंकि रिजर्वेशन पे आप रिसर्च करते हैं, मेरा सवाल मैं चाहता हूँ आप इस पे जरूर रिसर्च करें। जो लोग भी रिजर्वेशन के सख्त साथ खड़े हैं, जितने भी लोग हैं, अगर मैं रिजर्वेशन के थ्रू इंजीनियर्स की एक टीम बनाता हूँ, हुँ, ठीक है, जो ऐसी ट्रेन बनाता है, और सारे इंजीनियर 30-35% रिजर्वेशन सिलेक्शन होता है, राजस्थान में तो एक मैथ्स हाँ, टीचर का सिलेक्शन 0 नंबर पे हुआ था। हुँ, तो रिजर्वेशन के सारे इंजीनियर के द्वारा बनाई गई ऐसी ट्रेन में वो लोग बैठना चाहेंगे। वो लोग खुद नहीं बैठेंगे? पर मेरा सवाल यही है, आप रिसर्च करवाइए ना, आपका हाँ, थिंक टैंक है, कि मैं नहीं, नहीं, चाहता हूँ नहीं, आप इसमें, सर ये और इट्स ओपन एंड शट केस। जो डॉक्टर 35% लेके आया है एमडी करके, उससे इलाज करवाएंगे सर अपना। इट्स ओपन एंड शट। ऐसे किसी डॉक्टर के पास साला हम ना जाएँ? वो स्वयं नहीं तो बैठेंगे। किस बात का उनको समर्थन अपनी करते हैं ये लोग? क्षमताएँ खुद पता है। वो अपने स्वयं के इलाज के लिए एक मेरिटोरियस डॉक्टर के पास जाते हैं, जो कि शायद उनके वर्ग से नहीं होता है। नहीं, पर मैं वहीं पे आपको टोकूंगा, जैसे एक वो भी पद्मश्री मिला उनको पिछली सरकार में, हाँ। आंख के डॉक्टर हैं यहाँ पे, उनका एम्स के पीछे बहुत टैलेंटेड डॉक्टर हैं, और हम वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, एक्सट्रीमली टैलेंटेड आंख के हाँ, डॉक्टर हैं। देखिए, इसमें अब ये पैरिटी वाली बात है। हम्म, ऐसा नहीं कि जनरल कैटेगरी में जिनका सिलेक्शन होता है, जिन बैकवर्ड लोगों का, हम्म, उनमें टैलेंट नहीं है। हम्म, उनमें एक आध दो हीरे आ जाते हैं। अब हम्म। लोग कहेंगे ये संकर वर्ण है, हम ही आप लोगों ने कुछ ऐसा काम कर दिया होगा कभी, तो भाई अब वो अलग बात है, हम ऐसा तो हम नहीं करते हैं, ना आप ऐसा करते होंगे। तो लेकिन किसी भी कारण से उनमें ऐसे स्ट्रॉन्ग जीन होकर के वो बैकवर्ड की सुविधा लेते हुए अगर इंटेलिजेंट हैं, तो हैं भाई। ऐसे लोगों का सम्मान बीजेपी भी कर रही है। एक बात और बताइए, आपको क्या लगता है जो पूरी दुनिया में वोक का एलजीबीटीक्यू का चलन चला है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, और आपको क्या लगता है? मानसिक विकार ही है सर, हमें तो समझ में नहीं आता क्या प्लेज़र ही मिलता होगा सर, ये तो मानसिक विकार है और तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब मेंटल डिज़ीज़ है, मैं इसको मानता हूँ। बट बाकी ऐसी कोई कम्युनिटी बन ही नहीं सकती है। इट्स अ मेंटल डिज़ीज़। हम्म, मेरी अपनी समझ जितना कहती है सोशल इंजीनियरिंग समझने को लेकर के या समाज को समझने को लेकर के, मैं तो इसको एक विकार ही समझता हूँ। ऐसा सोचिए, जो आदमी पोर्न देखता है, हम्म। हम आपने किसी भी समय पढ़ाई के दौरान जाने-अनजाने में या जानबूझ करके देखा ज़रूर है। लेकिन अगर मैंने वो नहीं देखा भाई, ये इन्होंने देखा नहीं होगा, मैंने मैंने देखा नहीं था। देखा। मेरे भी मैं बहुत ही शरीफ आदमी हूँ, मैं इस तरह की कोई भी चीज नहीं देखता हूँ। अच्छा मैंने देखा था। मैं ऑडिट में था, मैं जेके लक्ष्मी से मैं ऑडिट करता था, मेरे कुछ सीनियर थे, उन्होंने अब मैं बड़ा सीधा बनने की कोशिश करता था, नया-नया आया हुआ था, नया-नया तो वो, "अबे चल इधर आ, तू दिखाता हूँ मैं तुझे, क्या होता है, देख चल बैठ के देख इसको, तू जवान बन जाएगा इसके बाद से।" तो वो फर्स्ट टाइम देखा, बाद में कुछ शौक भी चढ़ा, बाद में बंद कर दिया फिर हमने इस चीज़ को। मुझे लगा कि मैं उसी बात पे आ रहा था, ये जब हैबिट बनती है एंड व्हेनेवर यू सी एवरी वीमेन विथ दैट पर्सपेक्टिव, इट्स अ डिसीज़। इट इज If you cannot control, if you're not able to control that disease at a particular moment of time, ये सिकनेस है फिर। बिकॉज आई बी ऑनेस्ट विद यू, लाइक महिला जो है वो, जैसे उदाहरण देता हूँ, आप छत पे खड़े हैं,
10 घर छोड़ के एक महिला है जो लाल कपड़े में दिख रही है आपको ना, आपको उसका चेहरा दिखाई पड़, Yes. पता चला वो 70 साल की महिला है, Yeah, of लेकिन course. उस समय पे एक्साइटेड है। Yeah. ये जो सीक्रेसी है महिलाओं की, ये आपको ऐसा कुछ अजीब सा करने को देती है, बट इन रियलिटी द लॉट ऑफ वुमेन वर डिसगस्टिंग। सर मैं आपको सच हम्म। बताऊं कि 5-10 जब से ये मैंने काम टेम्पल इकोनॉमी और फिर इसके लिए देश भर के मंदिरों में जाना या खुद को भी उसमें एंगेज किया है, डाइव करना शुरू किया है, बड़ा परिवर्तन मैंने खुद में महसूस किया कि खुद का दिमाग का शोधन कैसे हो सकता है। और लिटरली अगर आप धार्मिक हैं, धार्मिक कहने का मतलब नहीं आप ज़बरदस्ती चंदन लगा करके मंत्रोच्चार करिए और ज़ोर-ज़ोर मंत्रों से चिल्लाइए और पूजा करिए या पाखंड करिए। मैं पाखंड इसलिए नाम दूँगा कि कई लोग पाखंड करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। चाहे वो पंडित हों या कोई और भी हो। क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि बड़े शहरों में पंडित के नाम पे बहुत सारे वर्ग अपना रोज़गार कर रहे हैं। कहने की Which is आवश्यकता नहीं। fine, हाँ, कोई दिक्कत which नहीं is है fine, क्योंकि but हमारा शास्त्र भी यही कहता है अगर आप हम्म, विद्वान हैं, विद्वता आपने बिल्कुल सनातन शाश्वत परंपरा के थ्रू ली तो आप पंडित ही हैं। बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि कोई टाइटल जैसे रखें यति किसी नरसिंहानंद जी हाँ, गुरुजी, ऑफ उनके आश्रम में आपको यादव मिलेगा जो यज्ञ करा रहा है, हाँ, आपको पाल मिलेगा जो यज्ञ करा रहा बिल्कुल। है, आपको कन्नौजिया मिलेगा जो बुराई यज्ञ क्या करा रहा है? है, उनको भी यही मंजूर तो है। हमारी वर्ण व्यवस्था थी। हम्म, यही तो समझा ही नहीं पा हम्म, रहे हम लोग। हम्म, हम यही तो नहीं समझा पा रहे। मैं तो अक्सर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके कहता हूँ जबकि कर्मकांडी परिवार से हूँ। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ यदि आप उपासना कर सकते हैं, उस ढोंगी पंडित से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं तो क्यों बुलाते हैं आप उसको? वो आके समय भी बर्बाद करता है, ढंग से मंत्र भी नहीं पढ़ता है, वो गुटखा खा रहा है, वो पान चबा रहा है, आप उससे ज़बरदस्ती मंत्र पढ़वा रहे हैं, उसकी आस्था भी नहीं है। वो सिर्फ़ पैसा तय करके आए हो, क्यों करवा रहे हैं आप ये काम? आपको फलित भी नहीं हो रहा है, भगवान भी खुश नहीं हो रहे हैं। ना वो आवाहन कर सकता है, ना विसर्जन कर पा रहा है, तो क्यों बुला रहे हैं ऐसे लोगों को? आप वो खुद कर सकते हैं। तो हम्म, इसी व्यवस्था को का ही तो पालन करते थे हम लोग। हम्म, तो हम लोग कभी हमारा विकार आ गया पता नहीं। ख़ैर जिस विषय पे मैं था कि ये हम जब धार्मिक चीज़ों से जुड़ जाते हैं, ये जो हमारी मानसिक प्रवृत्ति है ना सर, मैं कोई धार्मिक प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, मैंने महसूस किया है कि हमारा जितना जुड़ाव इन चीज़ों से होता है, मानसिक शुद्धता आती है। मैंने महसूस किया है। हर स्त्री में ऑब्जेक्ट ढूँढने का नज़रिया बदल जाता है। वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो बकरी में, घोड़े में और बिल्ली में भी ढूँढ रहे हैं? क्योंकि उनके यहाँ यही लिखा है, यही बात करते हैं। उनकी उनकी चाची, मामी कोई तो सेफ नहीं है। कोई तो सेफ नहीं है, तभी आपको बुर्के की ज़रूरत पड़ रही है। चलिए, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग थैंक टू यू यू, सो मच। जेन्युइनली वंडरफुल टॉकिंग थैंक टू यू। यू।